के शेयर कर दे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बस ठीक है। कैसे हैं आप सर? जी, मैं अच्छा हूँ। आप मुझे सर किस चक्कर में कह रहे हैं? वैसे ही मैंने कहा शुरू में थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए ना, बाद में सेशन का पता नहीं कि कहाँ जाए। तो जी। वो कहते हैं ना, यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रोज की तरह नवीद ताज गौरी लॉकडाउन लाइव के साथ आज एपिसोड 13 में हमारे साथ, जैसा कि इन्होंने हम पे शफकत फरमाई और हमने आपसे वादा किया, तो मोहम्मद हसन मिराज हमारे साथ हैं, कॉमनली नोन एज हसन मिराज। हसन मिराज का जो तारुफ है, वैसे तो मतलब समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि तारुफ के भी बहुत सारे सिरे हैं। लिखने वाले भी हैं, प्ले राइट भी हैं, फिर ये लिरिसिस्ट भी हैं, फिर ये मतलब एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं, ये इन सब के साथ साथ जो है थिएटर के साथ भी इनका मतलब वास्ता रहा है। दो किताबों के मुसन्निफ भी हैं। एक किताब तो बल्कि बिल्कुल मेरे ये आजकल जेर मुताला रहती है, रेल की सिटी। और इस किताब की जो चाशनी है वो ये है, इस पे यकीन बात करेंगे, इनसे सुनेंगे भी। चाशनी इसकी ये है कि इसे जितनी दफा भी पढ़ लो, ये आपको बोर नहीं करती, बल्कि सोच के नए पैरामीटर्स खोलती है। उसके अलावा ये डान अखबार के लिए इंग्लिश में कुछ कलम से अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। फिर एक मशहूर मारूफ वेबसाइट है उर्दू की ब्लॉगिंग की, हम सब, वहां पर भी इनके बहुत से नसर पारे जो है वो हमारी आंखों की और जहन की जीनत बनते हैं। हसन के इन सब चीजों के अलावा आपको, मैंने उसमें बहुत से लोग इसको नहीं जानते, शुरू में मैं भी इससे नावाकिफ था। हसन हमारे जो एक स्टीम इदारे हैं पाक आर्मी के साथ बहुत अरसा वाबस्ता रहे हैं, और एज ए मेजर रिटायर में, ये भी मैं आपको ऑन स्क्रीन रिवील कर रहा हूँ इनका जो डेजिग्नेशन है। और उसके साथ साथ जो हमारे जहनों और हमारे समाजी मंजरनामे को बुनते हुए और बनाते हुए कुछ किरदारों के साथ भी ये आईएसपीआर में रहे हैं। तो मैं आज इनसे चाह रहा था कि आप लोग भी खुल के कुछ सवालात पूछें, मैं भी खुल के सवालात पूछूं, रोज की तरह जैसे मेहमानों से हम पूछते हैं। तो हम एक इंटरेक्टिव सेशन करें, हल्का फुल्की इनसे गपशप भी लगाएं, इनके बारे में भी जानें, इनसे सीखें भी। और इस वक्त तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हसन इस वक्त राइट नाउ यूके के अंदर है। थोड़ा सा हमसे टाइम डिफरेंस है, इसलिए हमारे पास बड़ा लिमिटेड स्लॉट है। कोशिश करें कि प्रिसाइज कमेंट करें, प्रिसाइज सवाल करें, ताकि हम हसन से इजीली ले सकें, क्योंकि मेरे पास भी जो मेरे जहन में सवालों की एक तवील तादाद है। सबसे पहले तो मैं इन सारे चीजों से हट के पहले हसन से ये पूछता हूँ कि हसन मिराज है कौन, मतलब इन सारी शिनाख्तों में जो इंटरनेट पे भी या प्रोफाइल पे या कहने सुनने में मिल जाती है, आप अपने आप को क्या समझते और कहते हैं? ये गौरी साहब, ये पहला सवाल है और मैं इसका जवाब खुद खोज रहा हूँ। मुझे अभी तक खुद नहीं पता कि मैं क्या हूँ। सो बेहतर ये है कि मैं, और क्योंकि इतनी तकसीम है और हर तरफ का जो भी जवाब है वो कड़ी निंदा से गुजरता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं लिखने वाला हूँ तो जाहिर है बहुत से लिखने वाले कहेंगे कि यार तुमने क्या लिखा है। और मैं एक बहुत ऑर्डिनरी, बहुत आम सा एक जैसे बाकी लोग हैं वैसा ही हूँ। कोई मेरी शनाख्त उन शनाख्त के अलावा जो जाहिर है आप पैदा होते हैं तो आपके साथ मतलब वो जो एक सोसाइटी या एक आपके ऊपर मुल्क की मजहबी जोग्राफियाई शनाख्तें हैं, उनके अलावा ये जो खांचे हैं मैं इनमें अपने आप को बंद करने से कासिर हूँ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मैं इसेंशियली क्या हूँ। तो और मैं तो कंफर्टेबल भी फील करता हूँ। फिर भी मतलब एक आप लोगों को, आप लोग आपको एक स्टोरी टेलर, एक फोकलोर आर्काइवर, या मतलब दास्तान गो जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं, कि उसके तौर पे जानते हैं। तो ये दास्तान गोई का फिर कहानी का ये सफर कहाँ से शुरू है? कहानी की कहानी क्या है मतलब? कहानी की कहानी तो जाहिर है कुछ तो मुझे पढ़ने का शौक है और अभी भी जो कोई भी नई बात जो है वो मैं इसे एक अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मुझे नई बात हैरान करती है। तो अच्छा। और फिर वो जब आप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा तो वो एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपका दिल करता है कि आप लोगों को बताएं कि ये बात ऐसे है। खास तौर पे जब इतनी माशरे में एक इतनी कंफर्मिटी पाई जाए कि किसी तरफ लोग अपनी बात पे बिल्कुल कायम हो जाए और कहें कि नहीं ये इसी तरह है, ये जो कौवा है ये सफेद है। सो फिर आप कोशिश करते हैं, आप उनको बताएं कि भाई ये सफेद है,
लेकिन आज से कोई 250 साल पहले इसी तरह लोग बजित थे कि ये खाकिस्तरी रंग का कौवा है। सो और शुमाल में कव्वे जो हैं वो अमूमन सफेदी माइल होते हैं, तो वो ये एक इसके दरमियान में कहीं कुछ लिखने का है। मेरे अब्बा बचपन में मुझे किताबें थोड़ा एहतमाम करते थे, जितना वो कर सकते थे वो उतना एहतमाम करते थे। अब जब मैं खुद बाप हूँ मुझे अंदाजा है कि बच्चों के ऊपर कोई चीज उनको किसी रास्ते पर डालना बहुत मुश्किल काम है। और बच्चों को रेजिंग अ किड इज बहुत मुश्किल काम है। सो इस दौरान अगर उन्होंने कोशिश की कि मैं किताब से जुड़ जाऊं तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बाकी तमाम चीजों की तरह। सो पढ़ने लिखने का कुछ था सिलसिला, और फिर किताबें जमा करने का भी शौक था। सो वहां से इस तरफ बात चली गई। तो ये जो किताबों और पढ़े लिखने का सिलसिला, एक आपके बारे में हमने एक मतलब असातीरी सी एक दास्तान सी सुनी है, तयूर की जुबानी आप कह लें। कहा जाता है कि 12,000 किताबें आप पढ़ चुके हैं, बल्कि उनकी कलेक्शन अपने साथ उठाए उठाए फिरते थे। ये बात कितनी सच है, ये 12,000 किताबों वाली? ये लतीफा मुझसे मुंसलिक हुआ था स्टाफ कॉलेज में। वो किसी को अच्छा। गुजरांवाला में चूंकि मेरा फौज में ज्यादातर अरसा जो है वो ऑन द मूव ही गुजरा है, आज इस स्टेशन में कल उस स्टेशन में। तो गुजरांवाला में बाकायदा बाजाब्ता तौर पे मुझे एक वक्त मिला कि मैं थोड़ा सा अपनी किताबें सीधी करूं, जितनी मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जमा की थी। उसके बाद फिर वो गुजरांवाला में जिन्होंने किताबें देखी थी, स्टाफ कॉलेज में जाके लोगों ने, स्टाफ कॉलेज का एक सिलसिला है वहां पे, लोग काफी एक दूसरे के किरदार पे, हरकतों पे, माजी पे रोशनी डालते हैं, क्योंकि और कुछ ज्यादा काम होता नहीं है करने को। तो उसमें फिर ये बन गया। बल्कि एक हमारे उस्ताद थे, उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि ये जो तुमने किताबों का, ये जितनी किताबें हैं मुझे इनका स्टाफ चेक ला के दो, कि तुमने इस दिन, अगर तुम एक दिन में इतनी किताबें पढ़ो, साल के इतने दिन है। तो वो काफी दूर तक बात चली गई, फिर मुझे उनसे माजरत करके सीरियसली? अब कहना पड़ा कि सर मेरे पास किताबें हैं ही नहीं, मैं ऐसे किसी ने मेरे बारे में बात उड़ाई। जी, ये वाकई हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर दिन के वो जो एक हमारा, अब मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया। हमारे साथ एक साहब थे, और वो बज़िद थे कि उनका जो स्टाफ वर्क है वो बहुत अच्छा है। अल्लाह अच्छा। ताला उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती और तरक्की दे, वो बहुत मेहनती आदमी थे। सो वो सवाल जवाब शुरू हो गया कि अच्छा अगर लड़ाई हो जाए तो क्या करोगे तुम। वो उन्होंने बताया, वो लॉजिस्टिक से डील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। उन्होंने कहा कि अच्छा अगर जो दुश्मन है उसकी फौज में हमारे पास कैजुअलिटी में क्या मैनेज करोगे। उन्होंने कहा कि सर मैंने हिसाब लगाया है, ये ब्रिगेड है, ये रेट ऑफ कैजुअलिटी होता है कॉम्बैट में, तो इतने लोग मरेंगे, एक बंदे को जलाने के लिए इतनी लकड़ी चाहिए, इतने घी चाहिए। जब सब कुछ हो गया वो जाने लगे, तो उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा कितनी दिया सलाई चाहिए होगी। ठीक है, तो अच्छा। इसका जवाब उस अफसर के पास नहीं था। तो हम क्या करते थे कि बेहतर ये होता है कि आप जब सीनियर अफसर को देखें, सो मुनासिब ये होता है कि आप उसका मूड देख के तय कर लें कि आपने उसको जवाब देते जाना है, उसने 100 सवालों के बाद वो सवाल कर रहा है, इसका आपके पास जवाब नहीं होगा, या बेहतर है आप पहले ही माजरत कर लें कि सर मैं माजरत खाऊं, मुझे इसका जवाब नहीं है। तो मैंने भी एक ऐसे ही लम्हे में कह दिया था, सर मेरे पास इतनी किताबें नहीं है। तो मतलब ये मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अच्छी कलेक्शन थी किताबों की। अब बदकिस्मती से वो सब मुख्तलिफ कार्टन्स में बंद है और लालपुर में पड़ी हुई है किसी कमरे में। अच्छा, लाइलपुर से याद आया कि लाइलपुरिये हैं आप, पक्के लाइलपुरिये। और जैसे अपनी अपनी किताब में भी लिखा था कि तकसीम से लेके फिर लाइलपुर, और फिर लाइलपुर से फैसलाबाद का एक सफर था। तो लाइलपुर के अंदर भी आपकी काफी दास्तानें हैं, संगत से लेके स्कूले तक। तो वो उस पे जरा कुछ बताएंगे कि क्या अभी भी आपकी प्रोफाइल पे भी लिखा होता है कि मुंसलिक हैं स्कूले से? तो क्या जी, स्कूले खिदमात सर अंजाम देते रहे आप? स्कूले मेरे छोटे भाई हैं हैदर महराज, तो अच्छा। उनका ये एक सिलसिला है। और वहां पे पहले बिल्कुल ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो अस्कोले जो है वो एक गांव है स्कर्दू से आगे। अ, अगर आप जा रहे हो, पाकिस्तान का जो शुमाल की तरफ आखिरी गांव है वो स्कोले है। इसके बाद अच्छा। जो है वो आपको आबादी नहीं मिलेगी। फौजी ठीक है। पोस्ट हैं लेकिन आबादी आपको नहीं मिलेगी। वो चौकियां हैं जो एक दिन आधे दिन के मुसाफत पे हैं, मगर स्कूले के बाद बाजाब्ता तौर पे मिल्क पैक वगैरह, डब्बा रोटी अंडे नहीं मिलते। बस वो इंसानों की आखिरी जगह
आपको नजर आती है, उसके बाद आगे फौज नहीं। सो वो अस्कोले का नाम हमने इसलिए रखा था कि अगर आप शुमाल के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान में दाखिल हों तो वो पहला गांव है पाकिस्तान का। सो ठीक है। ये एक अब फिर उसके साथ जो जो हैदर साहब की मेहरबानी है, जो जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने की इजाजत देते हैं। वो फिर हम थिएटर भी करते हैं वहाँ पे, वहाँ पे वैसे मतलब सोशल स्पेस है जहाँ बैठ के कोई भी किताब का लॉन्च हो जाता है, कभी कभी एक इनफॉर्मल सा इंटरेक्शन हो जाता है, ये जगह है। अच्छा, थिएटर की तरफ मैं आना चाह रहा था आपसे बात, बल्कि करना चाह रहा था लाजमी। अम, आपके एक दो थिएटर खाकसार को भी मतलब एज ए नाजिर अटेंड करने का मौका मिला है। एक, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2016 की बात है, एक आपने प्ले लिखा था भगत सिंह, और जी एक आपने अभी एक हमारे मशहूर दानिश्वर जनाब फैज अहमद फैज साहब से कुछ थोड़ा सा मुतासिर होकर आपने एक 1951 की साजिश की कहानी को तश तश बहम करने की कोशिश की। ये क्या इंस्पायरेशन है थिएटर का, क्या चक्कर है ये, मतलब कहाँ बाकी चीजें हैं, कहाँ ये थिएटर? थिएटर की कहानी जनाब शुरू होती है पीएमए से। पीएमए में जो उनका इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, वो हर साल एक खेल करता है और बड़ा उसका एहतमाम होता है। वो चूंकि इंग्लिश डिपार्टमेंट की फखरिया पेशकश होती है, उन्होंने सारा साल हाँ उसी जी। को नौकरी करनी होती है, तो वो बड़ा अपना दे पुट द हार्ट एंड सोल इन इट। और बड़े उसमें वो आर्म्स इन द मैन एक शो का प्ले है, वो करते थे। तो उन्होंने ठीक है। जब हम फाइनल टर्म थी या शायद थर्ड टर्म थी, जब हम वहां पहुंचे करने के लिए, तो वो प्ले तो था और वो बिल्कुल उस प्ले में मैंने एक्ट भी किया था उस प्ले में। तो वो जब हम कर लिया तो मैंने अपने उस्ताद से कहा कि, और वो चूंकि कैडेट्स ने देखना होता है तो वो भी फौजी परेड की तरह आते हैं, देखते हैं, पता होता है उनको कि कहाँ पे तालियां मारनी है, कहाँ पे चुप करके बैठना है, कहाँ पे क्या क्या लगाना है। सो वो पीएमए की एक बड़ी सख्त सी गुरुकुल की एक ट्रेडिशन टाइप है। तो वो वहां पे जब हमने उसको किया तो मेरे साथ ईएमई और टीजीसी एक होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, इनके लोग थे। एंड आई मस्ट से वो बहुत एंटरप्राइजिंग लोग होता है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अब तो काफी सीनियर हो गए लोग, लेकिन सो वो उनके साथ मिलके हमने इसका पंजाबी वर्जन किया, बंदे ते बावा। अच्छा। पहली दफा बंदे थे पीएमए मामा। में बंदे ते बावा वो पंजाबी में पहली दफा प्ले हुआ था। एंड इट टुक एवरीबॉडी विद लाइक स्टॉर्म। वो बहुत हिट हुआ, बहुत दो एक दफा हमने वहां पे किया। सो वो पहला मेरा एक थिएटर का एक्सपीरियंस था। फिर जब थोड़ा वक्त गुजरा और मुझे पढ़ने का मौका मिला मजीद, और फिर मेरा ध्यान ज्यादा जो ये रीजनल और नेशनल राइटर हैं, जैसे मराठी के लिखने वाले हैं गिरीश कर्नाड वगैरह, तमिल कन्नाडा के हैं बादल सरकार और विजय तेंदुलकर वगैरह, इनको मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो इनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत मतलब वो आप उसको ये कह लेंगे वो इतने यूनिक हैं कि आप पढ़ते हैं और आप उस जीनियस से मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकते। तो जैसे, और फिर मैं अ, उसके अलावा थोड़ा सा मुझे और पढ़ने का मौका मिला। ये डारियो फो का प्ले है द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, वो। और आप जब इनको कंपेयर करते हैं अपना मतलब अपने क्रिएटिव जीनियस के साथ, तो आप अपने यानी कि मतलब पाकिस्तान में, तो आपको अंदाजा होता है कि हम शुरू हमारा स्टार्ट पॉइंट एक ही था। यानी कि जिस तरह ये कह दें आपके विजय तेंदुलकर ने घासीराम कोतवाल लिखा, या उसी तरह डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर ने अपने जो अवलीन थिएटर प्लेज हैं उनमें बताया हुआ है कि हम 30-40 साल के बाद कहाँ खड़े होंगे। लेकिन अच्छा। अनफॉर्चुनेटली अब जहां हम पहुंचे हैं वो हमें खलीलुर रहमान कमर के साथ गुजारा करना पड़ा। तो ये एक बड़ा जो है वो बेंट है। तो अब साजिश 1951 बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद का एक स्कूल था, उनके बच्चों के लिए मैंने लिखा था। लेकिन फिर वो स्कूल जो था उनको लगा कि ये उनको थिएटर नहीं करना चाहिए, तो फिर हमने ये इसको थोड़ा सा चेंज किया और हमने इसको लालपुर में किया। अभी हमारा अगला प्ले है
अगर ये कोविड-19 का सिलसिला जब खत्म होगा तो फिर हम आके अगला प्ले करेंगे। और आपने अभी अगर बात मुकम्मल होगी तो बीच में जी, अच्छा, मैं चले इससे पहले सवाल पूछूं, वो मेरी स्क्रीन जो है ना वो फ्रीज हो गई, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं जरा इसे मुझे एक लम्हा दीजिए जी, जरा, जी, माजरत के साथ मैं जी, इसे जरा जी, रिफ्रेश कर लूं से उस स्क्रीन को। जी, जी, मेरा मेरा ख्याल ख्याल है है कि अब ठीक आ रही है आवाज, आपको आ रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी। ओके। अच्छा सर, चले वहीं से बात शुरू करते हैं। हमने खलील रहमान कमर की बात की कि हम यहाँ तक आ गए हैं, ये जो यहाँ तक आने वाली बात है। नहीं, मतलब खलील और मैं रहमान को मैंने बेसिकली जो एक स्पेक्ट्रम है बताना, मैं ये चाह रहा था कि एक जो क्वेस्ट है ना, रिगरस, उसको मतलब रिगरस नॉन कमर्शियल पॉलिटिकल थिएटर, वो एक मतलब वो उस तरह की चीज करना चाहते हैं। और ये हमारे यहाँ शुरू ऐसे हुआ था, ठीक लेकिन है। अब बात जहां पहुंच गई है वो वहां उस तरफ खलील रहमान कमर खड़े हैं। अच्छा सर, बात सिर्फ खलील रहमान कमर पे तो नहीं पहुंची ना, मतलब मैं अगर खुल के आपसे सवाल करूं, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं ये सवाल कर लूं, फिर जी, अगले वक्फे में हम इसे शामिल करेंगे चीजों ये को। आपका डायलमा है कि आप सवाल करना चाहते हैं, कमेंट पढ़ना चाहते नहीं नहीं, मैं असल में ना वो स्क्रीन दूसरी लगी हुई है, मैं अगर आपने बुरा नहीं बनाना, मैं जरा नजर उतर हैं। जाती है क्योंकि वो कमेंट्स को मैं देखता नहीं हूँ आ रहे नहीं, हैं तो मैं फिर उसे। अच्छा, वो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि आपकी अगर मैं मतलब जो तहरीरें पढ़ता हूँ या आपसे जब मुलाकात होती है, जो आपके साथ नशिस्त होती है, बातचीत सुनते हैं, तो एक जो चीज जो मुझे जो बहुत इंस्पायर करती है, जो हम हमेशा बड़ी लोडेड बड़ी रेफरेंस के साथ गुफ्तगू करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब बड़े लर्नर आदमी है, लेकिन आपका तारीख से काफी शगुफ है, स्टोरी टेलिंग के अलावा जो है आप चीजें याद भी रहती हैं उस तरह। और जब आपने रेल की सिटी लिखी है तो वो भी मतलब मैं उसे आज तक किसी जॉनरा में कैटेगराइज नहीं कर सकता कि वो कोई सफरनामा है, वो कोई मतलब कोई तारीखी किताब है, कोई अपना मतलब वो कोई स्टोरी टेलिंग की बुक है, वो क्या है मतलब। लेकिन वो एक ऐसी रिपोर्टाज है, या आप उसे कुछ भी कह लें कि आप जाते हैं, आप साथ एक ट्रेवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और आप किसी एक खास पॉइंट से मुसाफिर को जो है वो पिछले जमानों मकाम में ले जाते हैं, और फिर वहां से खींच के और फिर आप एक कंक्लूड करते हैं छोटे छोटे फिक्रों में, जैसे आपने कहा कि चक 591 था शायद, उसको पानी दिया है तो गंगापुर वो हो गया, और लाहौर वालों से तो एक मुजस्मे का बोझ बर्दाश्त ना हुआ, तो ये या उसके भी रवादार न हुए, तो ये जो मामला है कि माजी को हाल से जो जोड़ने वाला, तो इस खित्ते में जो इसकी बुनत है, जो इसका फैब्रिक है, ये क्या था, मतलब ये अपना जो और फिर इन 70 सालों में वो क्या हो गया आज का सोशल फैब्रिक, और जो सोशल फैब्रिक इस खित्ते का जो ओरिजिनल था, कैसे तब्दीली को देखते हैं ये 70 साल की? हाँ, तब्दीली का लफ्ज आप इस्तेमाल करके चाहते हैं दोबारा आप कोई तब्दीली नया काम। आप तब्दीली तब्दीली से ठीक। मुझे मुझे उस इर्तिका को जरूर डिस्कस करना है कि क्या ये वाकई हमने कुछ थोड़ा सा मादी इर्तिका जरूर किया, मैं थोड़ा ऐड कर दूं हमने, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, कुछ नहीं, जिसमें हमने मतलब इर्तिका को क्या होता है, डेकेडेंसी है, वो इनहतात जो है, चाहे वो मोरल वैल्यूज हैं, चाहे वो अपना कुछ मजहबी तफाहीम है, चाहे वो कुछ अपना नैरेटिव्स हैं, कुछ और बहुत सारी चीजें हैं। मैं उनकी तरफ बाद में आता हूँ, नैरेटिव और दूसरी चीजों के कुछ आपका मतलब उसमें पहले भी एक जगह टॉक में मैंने सुना था, लेकिन जो ये मुझे सोशल फैब्रिक के ऊपर जरूर जरा अ, मुझे आपसे रहनुमाई चाहिए। अच्छा, उसमें ये है कि मैं मतलब मेरी बिल्कुल जाती नाकिस और इंतहाई कम अकली पे मबनी राय है कि ह्यूमन इंटरवेंशंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मामला उनका रहा है। आप अच्छा। दुनिया बाकी हिस्सों में देखते हैं तो एक शहर है, वो बना है, वो उजड़ गया, फिर वो वहीं पे बना, फिर वो उजड़ गया, मतलब बर्बाद हुआ, आबाद हुआ। दिल्ली है, या कह लें आपके इवन लंदन भी किसी रोम हिसाब है, से ठीक है।
घरों में, तो उनमें अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि पिछले कोई 150 साल से, अगर मैं बात करूं, मैं लालपुर की बात करता हूँ, ठीक है। तो आपको ना एक बहुत साइक्लिक चीज नजर आती है। यानी कि सबसे पहले ये हुआ कि आपने एक शहर को, मतलब एक आपने ये सोचा कि जो ब्रिटिश थे उनका लालपुर से या पंजाब से रिलेशनशिप बहुत मुख्तलिफ था। ठीक है। अब वो लालपुर को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे देखते हैं, यहाँ जमीनें काटी जाती हैं और जंग लड़ने वाले जो सिपाही हैं उनमें तकसीम करके एक कॉलोनी रेज होती है। ठीक है। फिर 10 साल गुजरते हैं, अब वो जो सोल्जर थे जो जंग लड़ने गए थे वो जंग लड़िए वापस आए हैं। अब जब वो वापस आए हैं तो वो खाली हाथ वापस नहीं आए, उनमें वायलेंस की एक स्ट्रीक है जो आई है। ठीक है। इतनी देर में जो है दूसरा काम शुरू होता है स्वराज का। ठीक है। फिर कुछ स्वराज को कुचलने के लिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स आते हैं। फिर एक और वर्ल्ड वॉर 2 लग जाती है। फिर सिपाहियों की जरूरत पड़ती है। फिर वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे एक और काम होता है। फिर मतलब 47 आ जाता है। ठीक है। ठीक अब है। आप जब इस पूरे कैनवस पे देखते हैं तो आपको एक तरफ भगत सिंह नजर आता है, सरदार सुंदर सिंह मजेठिया खालसा स्कूल वाले नजर आते हैं। ठीक है। तेजी कौर, अमिताभ की जो वालिदा थी, वो नजर आती हैं। ठीक है। बड़े और छोटे की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब वो फर्द जो अपनी जिंदगी करते थे बड़े आनंद के साथ, किसी को तंग किए बगैर, और वो लोग जिन्होंने तारीख पे दस्तखत करने थे, ये सब लोग एक तरह से रहे। फिर पाकिस्तान बन जाता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान बनता है तो जो है गुड़गांव, हिसार, जलंधर के जो लोग हैं वो उठ के यहाँ आते हैं। अब ये बाकायदा दूसरी माइग्रेशन है। ठीक है। ये लोग आते हैं तो इनकी सोच का धारा और है। ठीक है। और अब इसमें कहीं से एक फिरके वाला एलिमेंट भी आ जाता है, क्योंकि ये जो लोग आए हैं ये उन इलाकों से उठ के आए थे जहां पे देवबंद स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक है। अच्छा। अब आप जरा देखें कि थोड़ा साल गुजरते हैं तो जब आते हैं तो तब बड़ी एक सरखुशी है। कुछ लोग इसलिए आए हैं कि वहां कुछ बचा नहीं था, कुछ लोग इसलिए आए हैं कि वो एक नए मुल्क की जुस्तजू है। ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो आदर्श के ताकुब में आए थे वो कम थे। ऐसे लोग जो वहां से डिस्प्लेस हुए और दे हैड टू कम, वो ज्यादा थे। ठीक है। फिर शहर का मॉरल, मतलब आप ये देखें कि ये कुछ 10 साल बनता है, फिर को 5वें साल में डिके होना शुरू हो जाता है। फिर पाकिस्तान के जो अपने दाखिली हालात हैं, मतलब वो अयूब खान का जमाना आ गया, तो तमाम लोगों ने सैगलों के साथ अलायंस करना शुरू कर दिया। शहर के जितने भी मतलब मुख्तदर लोग थे वो सैगलों के साथ खड़े हो गए, क्योंकि सैगल जो थे वो बीडी सिस्टम में अयूब खान के साथ खड़े थे। भुट्टो आता है, वो टेक्स देम बाय स्टॉर्म। लेकिन भुट्टो को पैसों की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो लालपुर का नाम ट्रेड ऑफ में देता है। ठीक है। हम्म। आप जैसे कारोकारी या बनी करते हुए दो मर्द आपस की लड़ाई में एक औरत की बुनियाद पर सुलह करते हैं, बिल्कुल उसी तरह दो आलमी रहनुमाओं ने आपसी लेन देन में एक शहर की सकाफत को दूसरे के पास गिरवी रखवा दी। ठीक है। तो सर शहर वाले अब ये कोई सोए तो नहीं हुए थे ना, मतलब जैकबाबाद भी तो था ना, आपने खुद बिल्कुल लिखा। मैं बिल्कुल, जी मैंने तो बिल्कुल लिखा है कि वो निकल तो आए। अच्छा, अब ये लालपुरिये। बिल्कुल ठीक है। अब आप जरा ये देखिए कि जैकबाबाद में जो रहने वाले हैं वो कब से वहां रह रहे हैं और वहीं पे रह रहे हैं। ठीक ठीक है। है। इस शहर में जो लोग आगे रह रहे हैं उनका इस शहर से जो ताल्लुक है वो, और फिर पंजाब के साथ पूरे के साथ एक जो जो अंग्रेजों का ताल्लुक पंजाबियों के साथ था, वो अंग्रेजों का ताल्लुक बाकी के हिंदुस्तान के साथ नहीं था। ये आप अच्छा। हाँ, बिकॉज एक क्योंकि ये एक मिलिट्री ब्रीडिंग एरिया था बहुत बड़ा। ठीक है। सो यहाँ पे मिलिट्री एंड द फैमिलीज, वो और इसको बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट किया है। मुजुमदार साहब की किताब है, रजत मुजुमदार की, इंडियन आर्मी एंड मेकिंग ऑफ पंजाब। उसमें वो लिखते हैं कि ये एक इंपीरियल स्टेट के साथ जो है एक ऐसा को ऑप्ट करने का रिलेशनशिप था जो कि यूनियनिस्ट पार्टी की सूरत में आपको इलेक्टोरली भी नजर आता है। यानी कि पंजाबी जिनको वोट दे रहे हैं वो भी वही लोग हैं, लैंडेड जेंट्री है जो कि फौज के पर्पस को सर्व कर रही है। ठीक है। तो अब ये
इतने तड़के लग रहे हैं इस हंडिया को कि ये अपना मतलब जो भी आ रहा है वो तड़का लगाओ हांडी को, नया तड़का लगाने के चक्कर में। ठीक है, तो वो एंड पे एक बड़ा मतलब हौश पौश सा बन गया है। अच्छा, अब हमारा जो मटेरियली हमने गेन किया वो तो इसमें कोई शक नहीं है। मेरे अपने अब्बा की अगर मैं मिसाल लूं, उन्होंने काफी एक खाली हाथ आप कह सकते हैं कि इस शहर में आए थे, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिके है वो आपको नजर आता है। हमारा जो बहुत बड़ा स्टोरी टेलर है अशफाक अहमद साहब, के क्राफ्ट में कोई शक नहीं है, बहुत ऊंचा क्राफ्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप उनको स्क्रूटनी से गुजारें तो आपको नजर आता है कि यार ये तिलिस्मे होश अफजा के जो 6 ड्रामे हैं ये तस्करा गौसिया से निकले हैं। ठीक है, हम्म। जो तोता कहानी की दो मतलब ड्रामास हैं, वो एनियमार बरेवन जो उनकी एक फिल्म उनका एक वो है, सीन्स फ्रॉम अ मैरिज है शायद, या सीन्स फ्रॉम अ वेडिंग है। वो तोता कहानी की पहली कहानी बिल्कुल उस चीज का उर्दू वर्जन है। अब चूंकि ये है कि फौरन अगर पता लगता है कि यार ये जो ड्रामा है ये अभी जैसे पाकिस्तान में वो चल रहा है, अर्तवरल चल रहा है, वो जो भी उसका नाम है, तो सर वो लोगों ने हमारे फौरन। होने वाले हमारे होने वाले इमाम है, आप जरा अदब से नाम लें। तुगरल अच्छा, सर। वो जी, वो जो भी चल रहा है, लेकिन साथ ही आप देखते हैं कि लोगों ने फटाफट उनकी जो एक दूसरा तबका है उसने फटाफट उनकी तस्वीरें निकाल के लगा दी कि भाई असल जिंदगी में ये है, ये हाँ ठीक मतलब है। ये क्रूजेस पे जाते हैं ये। फिर नाम। लेकिन आज से 40 साल पहले ये चीजें नहीं थी, तो लोगों ने पीपल फेल इन ऑ कि यार क्या बात है, मतलब ये कितने नॉवल लोग हैं। सो हमारा जो इंटेलिजेंसिया उसने भी मेरी अपनी जाती राय में, आई मीन आप उसको लेकिन एक डिबेट बोल सकते हैं। लिखने वाले के तौर पे अगर आपको एक फोरम मिला और फिर आपको मतलब एक रिजीम भी आपको पता है वो मिला जिसमें बहुत सारी चीजों के और बहुत सारे लोगों के आने के ऊपर पाबंदी भी थी, तो उसमें अगर कोई हम्म, शख्स फर्ज करें कि मैं आपकी महफिल में बैठता हूँ, मैं एक लिखने वाला हूँ, आप मुझे कोई अच्छा ख्याल कॉन्सेप्ट हम्म, देते हैं जो कि मुझे लगता है कि माशरे पे एक चोट है, मुझे उसे करना चाहिए, मैसेज को कन्वे करना चाहिए, तो मैं उसे ड्रामे के कालिब में ढाल देता हूँ, तो इसमें मतलब हर्ज क्या है? मैं एक नहीं इसमें है, मुकम्मल एक आपसे लिखारी की ऐसे। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं एक आपको फिर ये मतलब अगेन ये डिबेटेबल बात है। क्या लिखारी किसी मंच पर बैठना चाहिए या उसे इस मंच पे नहीं बैठना चाहिए? क्या लिखारी को समाज सुधार की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या अदब को मजाहमती होना चाहिए? क्या अदब को रेजिस्टेंस देनी चाहिए, ऑफर करनी चाहिए? नहीं। मैं जब ऑन वन हैंड मैं ये कहता हूँ कि लिखारी आजाद होना चाहिए, वो जो भी लिखना चाहे उसे लिखना चाहिए, लेकिन मैं ये वो जो एक होता है ना, एक एसेंशियल और एक होता है डिजायरेबल। ठीक है, ठीक है। तो डिजायरेबल ये भी है कि वो सोच को नई जहत अता करता है, वो लोगों को बताता है। तो एक अकेला जाले पे उठ के खड़ा हो जाता है एक अपने वक्त के सबसे ताकतवर आदमी के सामने। तो ऑल्दो लोग नहीं वैसे कर पाते, और अगर वो नहीं करते वी नॉट ब्लेम देम, लेकिन अगर जब हम उनके फन को स्क्रूटनी से गुजारेंगे, ठीक है, आप ये लिखेंगे ना कि उर्दू अदब की अलिफ बे जो है वो शाग मतलब बानो कुदसिया से होती है, तो ये मामला थोड़ा सा फिर मतलब आप इस चीज को देखना पड़ेगा। चले अगर जाकर आप के ये भी कहें कि कुछ। पसंद है, तो मैं इस चीज से मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मतलब कोई मशले मशले रा जिस वक्त आदमी जिस वक्त लोगों को हमें जिस वक्त हमें लोगों को, आपने कहा ना कि लोग उठे क्यों नहीं, लोग कैसे उठते, लोग उस वक्त मतलब लोगों को उस वक्त तौर पर सत्तू पिलाए जा रहे थे। ठीक है, लोगों को उस वक्त और पूरन बेचे जा रहे थे। अब मुझे पता है आपके जेहन में क्या है, लेकिन चले अगला सवाल करते नहीं, मेरे ज़हन में कुछ नहीं है। मैं तो आपकी बातों में 3-4 आप ऐसे जुमले बोल गए हैं कि मैं उनसे छिड़ गया हूँ, ट्रिगर हो गया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा आपको ग्राइंड किया जाए उसपे। लेकिन उनसे पहले मैं ज़रा लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और सवाल आ गए, मैं चाह रहा हूँ कि वो इंक्लूड कर लें। कुछ आप कमेंट करना चाहें, जवाब देना चाहें तो। सलाम भी हमें आए हैं काफ़ी सारे। और आप इतना सोच समझ के बोलते हैं, हसन लफ्जों का तोल कर, जैसे आप सोच रहे हैं क्या बोलना चाहिए, और क्या आपको देख के सोच में पड़ जाती है कि मुझे अपने पर मिनट स्पीड कम करनी पड़ेगी।
पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं आप, सोच के बोलते हैं या जो दिल में है, मतलब खुला बोलते हैं वो जी, सर, ये पूछना चाह रहे हैं। मैं बहुत सोच के बोलता हूँ। अगर मैं बेसाख्तगी में कुछ बोल जाऊं या कुछ कह जाऊं तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसे लोग हैं जो फौरन मेरी सलाह करने पे मतलब तैयार हैं, और वो दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ के उन्होंने मेरी सलाह करनी। मैं उनकी इस चीज का बहुत ममनून है आप। मतलब ममनून। अच्छा मुझे भी आगे, कहना पड़ता है मैं कि उन्होंने भाई आप कोई और काम करें, कि मेरी उन्होंने सलाह खलीलो छोड़ दे कोई और। आगे उन्होंने खलीलुर रहमान कमर पे कमेंट किया है, तो कि वो एस्थेटिक नहीं है। खैर, शुएब रजा कह रहे हैं काम के इंसान काम की बातें। आरजे अशरफ साहब कह रहे हैं कि सलाम कह रहे हैं आपको। और सादिया कह रही हैं कि प्रोग्राम देख के लग रहा है बेस्ट टॉक शो है। ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी। ये हसन भाई का शुक्रिया, मैं तो अभी बोला ही नहीं हूँ मतलब इनके सामने वैसे और किसी का चिराग कम ही जलता है, तो कहते हैं ना कि पर जलते हैं हमारे तो। और नायला चौधरी पूछ रही है, ये थिएटर लिखते हैं, कुछ अर्सा पहले फ्रांस 24 पर रिपोर्टाज देखी थी कि क्या आपने देखी, वो बहुत अजीब सा थिएटर कर रहे थे। मुझे नहीं पता मैंने फ्रांस वो 24 पे क्या चल, ये बेसिकली फ्रांस से है, पेरिस से है नाइला। जी मैंने अच्छा मैं खैर मैंने वो रिपोर्ट देखी थी, वो शायद ये वो है जिसमें थिएटर वाले उनका भी एक क्लिप है, तो वो सफीरुल्लाह खान। अच्छा मुझे याद आ गई है, वो जी मैंने भी रिपोर्ट देखी थी, वो जिसमें जो वल्गर थिएटर है, जो जिसमें फनकार है जो लोकल, जो मतलब मतलब मिसोजिनी है। और मुझे जी जी वो मेरी राय में वो कोई मतलब एक पर्सनल सा ओपिनियन है कि मुझे उसमें बल्कि खुशी हुई, थिएटर वाले जो हैं वो हमारे बरादरी के लोग हैं इसलिए सफीरुल्लाह, हाँ, इनाम भी हाँ, लेकिन जितना नाइला है ये वो हमारे। वाला थिएटर नहीं है, ये बड़ा आर्टिस्टिक थिएटर है, ये कमर्शियल थिएटर नहीं है, उस तरह का नहीं करते। ये एक क्या कहना चाहिए कि एक ख्याल को, एक कहानी को एक लेके आते हैं, उसे स्पेशल खास ऑडियंस के लिए ये प्रेजेंट करते हैं बड़े अदबी तरीके से, बड़े मखसूस वो उसकी आप कह लें कि उसकी एग्जीबिशन होती है उसकी, अपना थिएटर की। तो ये वो वाला उस तरह से कुछ थिएटर रन नहीं करते, जो रिपोर्ट आपने देखी थी। तो सलमा वसीम सलाम कह रही हैं, और राजा शुएब अकबर साहब आए, कह मैं रहे हैं एक प्यार छोटा मोहब्बत। सा जी मैं जी। एक छोटा सा कहना चाहूंगा शुएब साहब को, वालेकुम अस्सलाम। शुएब साहब से हमने बहुत सीखा है। ये हमारी जिंदगी के एक बहुत फॉर्मेटिव पीरियड में हमारे साथ थे, और हमारी तरबियत का इन्होंने बेड़ा बड़ी मुश्किल से उठाए रखा है। गुजरे वाले में हम फैज अहमद फैज का प्ले कर रहे थे, तो जो जिन लोगों के साथ हम कर रहे थे, उस्मान भाई वगैरह के साथ, मैंने उन्हें ये कहा कि आप उन लोगों को भी बुलाइए जो थिएटर नहीं जाते। तो पहले तो दो एक जगह पे हुआ कि वो बुलाने के लिए हम दावतनामा देने गए, तो उन्होंने पूछा कि इसमें डांस है या नहीं है। तो अच्छा उनको हम बताना पड़ा कि इसमें डांस परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो फिर दो चार लोगों ने वहीं पे कह दिया कि फिर असं आगे ही करना है। लेकिन एक जगह पे हम गए, तो मेरा ख्याल है 20वें ग्रेड के एक सरकारी अफसर थे, और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भी नहीं यकीन होता अगर मैं खुद ना होता। उनको बताया गया कि ये फैज अहमद फैज पे खेल है। उन्होंने इंतहाई बेसाख्तगी से पूछा, फैज साहब आप भी आ रहे हैं? तो हमने उनको बताया कि हाँ जी आप ही आ रहे हैं, बच्चे में वाला। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर मैं भी आऊंगा। तो वो जो है तो यस। ये सीएसएस करके तो नहीं आए थे साहब। अब मैं कुछ मजीद कहना नहीं चाहता। अच्छा सर चलें, मैं अब जरा शोएब साहब कह रहे हैं कि छेड़ना नहीं गौरी साहब, कम बच जाना है, और आपको जी कह जी। रहे हैं कि जान दो सर जी। चले यहाँ से हम अपना अगला गियर लगाते हैं। सर मुझे ये जरा थोड़ा सा बताइएगा, आपने जरा हल्का सा दो तीन चीजों की तरफ इशारा कर दिया है, तो मैं जरा, चूंकि मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ, तो थोड़ी सी आप ये पंजाब पे जो वजन डालने का, मैं इल्जाम धरना नहीं कह रहा, मैं मतलब किसी और सूबे की भी बात नहीं कर रहा, मेरे लिए सब एक जैसे पाकिस्तानी। और एक मैं जरा पंजाब के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ, तनकीद के जो जुमले भी दोहरा देता हूँ कि पंजाब पे हमेशा शफकत कर रहती है जी, पंजाब जो है ना उसने हमेशा हमलावरों को रास्ता दिया, पंजाब ने कभी मजामत नहीं की। आपने दो तीन नाम लिए, उसमें एक जैसे राय अहमद खरल था, भगत सिंह, वैसे मिलते भी नहीं कुछ ज्यादा नाम। या कुछ लोग कहते हैं कि जी पंजाब के जो मुजाहिदीन को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, पंजाब के जो है ना। लेकिन इधर हम देखते हैं तो पंजाब में तो हर बंदा जान देने को फिर रहा है, तो मतलब हर कोई परवाना है, शमा है, जो है वो मतलब इस्लाम है, और बहुत सारे और इस तरह के मामलात हैं। पंजाबी तो जट हैं इधर, और वो कहते हैं हमारी तो तारीख ऐसी है, हम तो बड़े जंगजू थे। जो सिखों के एंसेस्ट्री से हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने तो बड़ी मजामतें की हैं हमारे एंसेस्टर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ।
इतना अंडरमाइन आप क्यों पंजाब को करते हैं? और अभी भी फौज पे अंग्रेजों के ऊपर भी बड़े आपने कहा कि इल्जाम था जी, फेवरेट उनका, आपने कहा अभी भी कह देते हैं कि फौज में पंजाबी है, पंजाबी फौज की गाली भी पड़ती है। तो आप मतलब ये बिल वास्ता बिला वास्ता मतलब क्या इस नोशन की हिमायत करते हैं कि पंजाब या अपर पंजाब, मैं नॉर्थ पंजाब, मैं साउथ पंजाब से चूंकि खुद हूं तो मुझे वहां का पता है कि वहां तो कोई ऐसी दस्ते शफकत ना पॉलिटिशियंस की है ना आर्मी की है। तो क्या ये अपर पंजाब या नॉर्थ पंजाब या जो ताकत के जो सरचश्मा है इस्लामाबाद है, वहां से जो दहाने फूटते हैं या उसके जीएचक्यू से, तो तहसील व जिला रावलपिंडी से आगे नहीं बात जाती? क्या कहानी है? आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, आप जरा रिफ्रेश कर लें कि मेरी आवाज आपको आ रही है। मुझे लगता है किसी ने लाइन काट दी, हमने ऐसा सवाल पूछा है। तो बीच में आपको आवाज आ रही है? आपकी थोड़ी अ, तस्वीर डिस्टर्ब हो गई है, फ्रीज हो गई। जी जी, मैं और साहब मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया था वो। जी जी, सवाल का अब मैं लूंगा जवाब, आप रिफ्रेश कर लें क्योंकि आपकी डिस्टॉर्ट हो गई है स्क्रीन ना थोड़ी सी। जब मुझे, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये कोई बीच में फिफ्थ जनरेशन की साजिश तो नहीं लग रही हमें कोई ऐसा सवाल पूछने पर? तो जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा ये फोकस था कि हसन से मैं जो है ना वो बेसिकली मेरे अपने बहुत सारे सवाल, क्योंकि हसन दोस्त तो हैं बहुत कम, चूंकि इनका पाकिस्तान आना जाना होता है इंग्लैंड से, तो सवालात पूछने का मौका कम मिलता है, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे सवालात भरे हुए थे। जी सर, आप ये पंजाब वाले पॉइंट का आपने जरूर जवाब देना, फिर मैं अगला जो मेरा सवाल जो है पका हुआ है मेरे अंदर। अच्छा, पहला जो बात है वो ये है कि किसी भी सूबे, मैं अगर आप बात करूंगा तो मैं खुद पंजाब में पैदा हुआ, लेकिन एक तो ये पंजाब की जो बाउंड्री है ना, ये काफी एक इसकी पॉलिटिकल एवोल्यूशन हो रही है साथ साथ। ठीक है। अ, बहुत अरसे तक पंजाब, अगर जिसको पंजाब कहा जाता है, जो पंजाब का नोशन है, वो उधर अजनाला, इधर खैबर पख्तूनख्वा मिला के, इधर सखर तक जो है, ये सारा एक बहुत बड़ा एरिया, ये पंजाब कहलाता है। मैं ठीक आपको एक है। मिसाल ये दूंगा कि 1858 में, 1858 में, ठीक है, जब इन्होंने फौज की रिस्ट्रक्चरिंग की, अंग्रेजों ने, तो कुल जो फौज थी उसमें 90,000 में से 85,000 के करीब जो थे वो पंजाबी थे, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है। ये उस वक्त 3 प्रेसिडेंसीज में फौज थी, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसमें पंजाबियों की तादाद का, सैचुरेशन का ये आलम है। अच्छा, अब आ जाएं अगली बात पे। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज जो थे, या राज जो था वो, बल्कि जब इन्होंने आखिरी आखिर में जब इन्होंने मतलब लाइक 1900 और 1890 के दरमियान में कहीं इन्होंने जब खैबर पख्तूनख्वा, जिसको हम अब कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का कंट्रोल डेलीगेट किया है, यानी कि पंजाब से, लाहौर से निकाल के उसकी कमान जो है वो पिशावर शिफ्ट की है, तो बाकायदा अंग्रेजों को मौत पड़ी। सही है हम्म, कि ये एक कंट्रोल हमसे जा रहा है। ठीक है। अच्छा, पंजाब के बारे में वॉल्टर, जो लिखने वाले हैं, वॉल्टर लॉरेंस ने लिखा है कि अगर बम्बई के जो कलर है, या बम्बई की जो रंगारंग सकाफत है, उसका मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में कोई कर सकता है तो वो पेशावर के बाजार है। ठीक है। अच्छा। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जहन में जो पंजाब के फीचर हैं वो जरा खद्दो खाल वाजे हो जाए। ये वो मंठार कोच वाला पंजाब नहीं है जो पिंडी से लेकर रैयाम तक है। इस पंजाब की एक और डायमेंशन है। अच्छा, आपने बात की है कि साउथ पंजाब के साथ भी, आप डीजी खान की कंट्रीब्यूशन चेक करें वर्ल्ड वॉर 1 में, एज अ जो जितनी मिलिटरली कंट्रीब्यूशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अब जरा अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं। इसमें कोई मतलब, ये सिर्फ ये, मैं तो बहुत बाद में इस लकीर में लगा हूं, और मैं इस लकीर में खड़ा होना की एलिजिबिलिटी भी नहीं है मेरी, मेरा इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये जो केस है ये बहुत स्ट्रांग है कि एक ऐसी जो है वो इंपीरियल स्टेट के साथ एक कोल्यूडिंग अरेंजमेंट था मिलिट्री एंड द फैमिलीज का। वो इसलिए कि अंग्रेजों ने जहां जहां अपना बंदा चाहिए था उनको, वो बंदा उन्होंने हैविली पंजाब से लिया। ठीक है। अगर उन्होंने मलाया में प्लांटेशन कंट्रोल करनी थी, उन्होंने हांगकांग में पुलिस चलानी थी, उन्होंने
पोर्ट सईद पे चौकियां मैन करनी थी, अगर ईरान में ब्रिटिश जो इंटरेस्ट था उसको सेफ गार्ड करना था, कॉकेजिया जितना भी मतलब वो उधर ये अजरबैजान की तरफ भी, ये हर जगह पे लंबे चौड़े पंजाबियों को भेजना, वो मतलब मैं आपको बता रहा था, वो एक एक छड़ी एक निकर एक 8 रुपए के इवज जो है ये लोग जाते रहे। अच्छा आप ये देखें कि बाकी पूरे हिंदुस्तान के की फौज जब पे राइज का वो मुतालबा करती है, ठीक है, मतलब गोरखा कहता है कि तनख्वाह बढ़ा दो, तो अंग्रेज नहीं बढ़ाते। ये लोग जनवरी 1915 में कहते हैं कि हमारी तनख्वाह जो है वो 11 रुपए से 20 रुपए हो, और मई तक आते आते 19 रुपए माहवार मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा। क्यों ऐसा हो रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि, और फिर मतलब जो वो है, आप जब इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं तो इवन अमृतसर के वो हिस्से जहां पे फौज की कंट्रीब्यूशन कम है इंडियन आर्मी को, ठीक है, अभी मैं सारी बातें प्री पार्टीशन कर रहा हूँ, ठीक है, उसके वहां पे फैसिलिटीज कम है, जहां पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा है। ठीक है, फिर इन लोगों को मतलब इन लोगों को लुक आफ्टर करना, इनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना, मतलब वो अब सिपाही है, वो जाके कहता है कि यार मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो कहता है अच्छा ऐसा करो 5 स्कूल बनाओ, उन पांचों में से ये जो मिलिट्री कॉलेज झेलम है, ये किंग जॉर्ज 5 वो मिलिट्री स्कूल है, इस तरह के 5 स्कूल। और ये इलाका मार्शल रेस भी तो डिक्लेयर था ना, झेलम वगैरह का जो एरिया है। ये ये मार्शल रेस की विक्टोर थ्योरी थी, ये मार्शल रेस की थियरी थी जो काफी हद तक कंसोलिडेट की इन्होंने, और वो बाद में हमारी फौज में भी काफी देर तक चलती रही, क्योंकि वो जाहिर है एक सीना गजट का हिस्सा बन जाती। लेकिन अब ये जो वॉर ऑन टेरर है इसमें ये सारी की सारी मार्शल रेस की थियरी जो है वो हवा हो गई है। ठीक है, अच्छा। अब इसकी वैलिडिटी नहीं रही, मैं अब वो चूंकि वो एक सब्जेक्ट और है मैं उधर जा नहीं पा रहा, लेकिन अगर इधर ही हम बात रखें, सो जो पंजाबी हैं वो और इसका हम मतलब इलेक्शन में भी देखते हैं ना, 1946 तक डोमिनेंटली यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ पे हुकूमत करती है। ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं कि यही लोग हैं, मतलब ये खजर हयात वगैरह, यही एडीसीज जा रहे हैं, यही लैंडेड जेंट्री है, यही जमीन के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं। और आपको जो रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये नहीं कि नहीं है, शाहपुर जो है जिसको आप सरगोदा का जो जनरल एरिया है, यहाँ पे वो उन्होंने रिक्रूटमेंट को रेजिस्ट किया है, लेकिन वो स्टोरीज को इतना क्रश किया गया है, मतलब एक सरदार जो है, अब वो बहुत तारीख के साथ लोडेड हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूं आपको बोर करना। ठीक है, नहीं नहीं, बस मैं एक मैं छोटी सी मैं बात हमतन आपको गोश। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि सिखों की एक मजहबी मूवमेंट जो थी वो चली थी, ठीक है, महंतों के खिलाफ। ठीक है, और दूसरी तरफ ये था कि, और वो फिर मतलब कहीं पे उसका एक जगह ऐसी आई कि सिखों का अंग्रेजों के साथ क्लैश पड़ना शुरू हो गया, या सिखों कह लें या पंजाबियों का कह लें, बट सिंस वो प्रीडोमिनेंटली वो मूवमेंट थी, उस क्लैश के सिलसिले में जो था वो सिखों के जो बड़े थे, यानी कि जो एल्डर थे, उन्होंने ये महसूस किया कि, और वो जो एल्डर्स हैं वो चिट्ठियां लिख रहे हैं अपने बच्चों को जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे हैं फ्रांस में। ठीक है, ठीक है। कि वो कहता है कि सच्चे बादशाह का शुक्र है कि तुमने वाहेगुरु की लाज रखी हुई है और तुम जंग लड़ रहे हो, वरना यहाँ ऐसे नामुराद भी हैं जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हैं। ठीक है, तो अच्छा, फिर जब वो खत्म हो मतलब हम पाकिस्तान बन जाता है, तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद 1 यूनिट रहा, तो भी थोड़ा सा जो है वो एक सिलसिला उस तसलसल में चलता रहा। अब फिर एंड पे वो मतलब जॉन एलिया वाली बात आ जाती है कि जानी फौज कहीं की होती पंजाबी। ठीक है, तो ये मतलब ये नोशन जो है ये बिल्कुल वो नहीं है, इट इज वेरी मच ग्राउंडेड इन हिस्ट्री, इट इज एंकर्ड इन ऑल द एम्पिरिकल एविडेंस, ये कोई गलत बात नहीं है। मुझे आपकी बात से आप खैर चलो वो झेलम वाली पिंडी की बात की मिसाल तो। लें, आप पिंडी की जी जी। मिसाल ले लें, ठीक है, पिंडी ठीक की है। मिसाल ले लें। ठीक है, जब आप कोई पाकिस्तान में ट्रेंड चलता है, ठीक है, आप जब उसको इन्फोग्राफिक्स में डाल के देखते हैं तो आपको नजर आता है कि पिंडी पूरा ग्रीन है, और जो जो आप हट रहे हैं तो आपको ट्विटर का जब आप कलर पैटर्न देखते हैं तो आपको नजर आता है कि यार ये एक, और वो फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, ठीक है,
आप देखें ना, वो एक जगह से वेस्ट से आप शुरू हो रहे हैं, ठीक है, चकलाला, और फिर उसके बाद फेज 2, इतना ही पिंडी सही है ना, सही एक सही ऐसे ही। तरह, मतलब यही लेकिन होती है। सर वो जहाँ भी ठीक है। छावनी जहाँ भी होती है, यहाँ तो खैर वो छावनियों का जो है वो मदर है, लेकिन जहाँ भी छावनी होती है वो इलाके डेवलप्ड इसी तरह होते हैं, और लोगों के रवैये और चीजों में तब्दीली तो आती है, क्योंकि लोग एक बेहतर फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे होते हैं, लोग एक बिल्कुल बेहतर ट्रांसपोर्ट का निजाम बिल्कुल। एंजॉय कर रहे होते हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक अपना मतलब एक टू वे जो है फेवर, ये तो फिर मतलब आ ही जाती है। जी क्या आप खुद बिल्कुल आ फौज जाती में है। रहे वो हैं? आप ये देखें कि जो लोग यहाँ से उठ रहे थे, मतलब जो जो यहाँ के क्रांतिकारी थे, वो रिलेटिवली, मतलब वो उनके, जब वो आप दूसरी तरफ आते हैं तो आपको ज्यादा स्ट्रांग लोग मिलते हैं। मतलब भगत सिंह जो है, अब तो वो उसकी बिल्कुल कॉनोटेशन ही बदल गई है, लेकिन आप जब भगत सिंह की डायरीज पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि बहुत ब्रिलियंट माइंड था वो। नॉट हम्म, जस्ट वो, मतलब उसकी आर्गुमेंटेशन है वो बहुत जबरदस्त थी। और अपने हाँ। वक्त की जो पॉलिटिकल एलिट्स, उसने कोऑप्ट नहीं किया किसी भी, वो कह सकता था अब ये जुमले बड़े हुए, वो चाहता तो ये कह सकता, लेकिन बहरहाल, उम्मीद है मैंने आपका जवाब नहीं दिया। थोड़ी सी वो बीच में डिस्टॉर्शन आ गई थी आपकी, भगत सिंह क्या कह सकता था वो जुमला शायद लोगों तक पहुंच गया, मुझ तक नहीं आया। वो मैं ये कह रहा था कि जो भगत सिंह था, ठीक है, उसने किसी पॉलिटिकल जो पार्टी थी उनके साथ कोऑप्ट, या पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ कोऑप्ट नहीं किया उसने। ठीक है, ठीक है, वो चाहता तो ऐसा कर सकता था कर सकते। लेकिन हाँ। वो चाहता तो इस तरमीम के हक में वोट दे सकता था। जी तो जी जी। जो गलबन आप कहना चाह रहे हैं, मुझे अब वैसी बात याद आ गई कि मोटरवे पे भी आप सफर करते हैं तो कलर कहार के पास भी आपको उसी जिले में, झेलम वाले जिले में ही एक विक्टोरिया क्रॉस का बोर्ड नजर आता है कि अगर आप जी जी। इतने किलोमीटर इस तरफ सफर खुदादाद करेंगे खान। तो खुदादाद खान होली जो है ना बैग। वो यहाँ पर। तो ये भी, इसमें भी मतलब काबिलियत से ज्यादा कुछ जगह का असर, विक्टोरिया क्रॉस वहां मिले में, हमने तो उसे भी सीने से लगा रखा है आज, मतलब बताते हैं मोटरवे पे। नहीं, वो मतलब वो जाहिर है, वो सीने से लगाने का जो वो सारा सिलसिला था, उसकी एक कहानी है, वो यहाँ सुनाई नहीं जा सकती, वो मैं आपको अलग से सुना दूंगा, क्योंकि उस मौजू पे अभी तक एक ही फिल्म बनी है, वो हमने ही बनाई थी। तो फिल्म का हिस्सा रह चुका है इसलिए। फिल्म से मुझे आपकी एक वीडियो याद आ गई है, जो जी जी। अमन के दुश्मन वाली। ये क्या कहानी थी, इतना पंगा आपने मतलब ये किसके साथ लिया, क्यों लिया? अमन के दुश्मन या मेरे दुश्मन की बात कर रहे हैं? हाँ सॉरी, मेरे दुश्मन वाली बात कर रहा हूँ। जी। वो वो ISPR की एक कैंपेन थी, जिसमें एक और वो बहुत अनफॉर्चुनेट, मतलब उस अनफॉर्चुनेट, मतलब उसमें एक डायलॉग करने की कोशिश की गई थी, जो कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, डायलॉग नहीं हो सकता। ठीक तो ये है। आपका काम नहीं है या आप हाँ, यूज हुए? मतलब नहीं नहीं, यूज की बात नहीं है, वो एक क्रिएटिव एफर्ट था। वो हमारा पहला शो था। हम हर साल ISPR में एक शो करते थे, यौम शोदा। और यौम शोदा जलक्यानी ने शुरू किया था, 30 अप्रैल को होता था कि जो भी शहीद है उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा वॉर अगेंस्ट टेरर का। और तो वो हमारा पहला शो था। सो उसमें हमने ये बनाया था कि तुम्हारे जोहल में शायद खबर ये दी नहीं तुमको कि मजहब तो असल में रास्ता देने को कहते हैं। लेकिन फिर वो बाद में पता लगा कि जिन लोगों के साथ आप शायरी की जुबान में गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो कोई और जुबान बोलते हैं। तो फिर ये मामला जो है उस तरह से नहीं चले। जी अच्छा, ये जो जुबान की आपने बात की तो मुझे जरा पड़ोसी मुल्क याद आ गया। एक रवैया हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है हम्म, कि अ, हमारे मतलब अब तो खैर वो शायद दौर उस तरह से पोस्टर्स वाला रहा नहीं, लेकिन मैंने और आपने तकरीबन बचपन और जवानी एक ही एरा में मतलब बिताई है। नौजवानी जिसे कहते हैं, हम्म, जवानी तो खैर हम पे अब भी है। तो वो हम्म, जो मामला था कि पोस्टर्स भी हमने लगे देखे हैं कमरों में, हॉस्टलों में, हम्म, उन्हीं इंडियन हम्म, हीरोज के। उधर हम नारे भी हम्म, लगाते रहे हैं, हम रैली भी निकालते थे, और हम कैसेट को 5 कैसेटें एक VCR छुपा के कपड़े में लपेट के घर भी लाते रहे। हम आज भी हम्म, सिनेमा खुल जाए तो मैं यकीन से कहता हूँ यही कश्मीर के खिलाफ एहतजाज करती हुई कौम सरीना के चौक से टर्न लेगी और सेंटोरस जाके
जो है ना वो फिल्म का टिकट भी ले लेगी। और दूसरी तरफ मैं ये पैटर्न रवैया देखता हूँ कि अगर अभी बिल्कुल रिसेंट बात करता हूँ कि इरफान खान का इंतकाल हुआ, बाद में ऋषि कपूर साहब, अब मैं ये कहते हुए डरता हूँ कि जा बाहक हुए या कहीं किसी कोने कुतरे में वासिल हो गए, रेस्ट इन पीस करना भी बड़ा मुश्किल है। मैं वैसे एतराज करता हूँ इस बात से, और मतलब बहुत सख्त बुरी बात समझता हूँ कि जाती मिसाल दी जाए, लेकिन आपकी इजाजत से, आपकी जो वॉल पे हमारा गुजर और थोड़ा सा बसर भी होता रहता है, तो वहां पे जो है ना चंद एक कमेंट मैंने देखे, आपने 3 हरफ लिखे थे, RIP। जी तो जी। एक इंडियन एक्टर के लिए जो इरफान खान के अगले दिन जो है वो जहां से पधार गए, स्वर्गवासी हो गए, तो आपका वो लिखना एक खासा क़यामत बन के टूटा कुछ लोगों पे। तो और फिर बहुत सी वॉल्स पे मैंने ये देखा कि क्यों कहा जा रहा है, ये तो एक्टर थे, ये तो फलाने थे, ये तो जहन्नमी लोग हैं, ये तो मतलब दूसरे मजहब के हैं, ये तो कभी होंगे नहीं, तो इनके लिए तो दुआएं खैर भी नहीं की जा सकती, इनको अच्छी विशेष भी नहीं है। कुरान तो बड़ा डिफरेंट से ही बात करता है। अगर चले मैं अपनी बात को साथ ही, कुछ ऐसे सुनने वाले भी हमारे दोस्त हों जो समझे पता नहीं मैं कुछ एजेंडा प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो तो कहता है कि चाहे कोई जिस मर्जी मतलब वो हो, 2-3 नाम लिए खुदा ने, के वो अपने अमाल के मुताबिक वो पाएंगे, तो उसमें हम मतलब क्यों गुमान रखें कि ऐसा। और ये खैर चले वो एक अलग बात है, उस पर ना कमेंट करें। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुझे मुझे बताइए रवैया हमारा ऐसा क्यों है। मैंने आपको अपने बचपन से लेके, क्योंकि ये डाइकॉटमी, ये मुनाफिकत कह लें, क्या है ये डुअलिटी हमारे अंदर। ये एक मैं जुमला कहता हूँ इसमें, ये बुनियाद की टेढ़ है, ठीक है। किसकी बुनियाद ये की टेर, पाकिस्तान की बुनियाद की टेर? ये हमारी बुनियाद की टेढ़ है। हमारी बुनियाद की टेढ़ ऐसे है कि अ, हमने मुल्क बना लिया। अब उस मुल्क बनाने के बाद हमने उसकी एक जो नेशनलिज्म था उसका एक बनाना शुरू कर दिया कि नेशनलिज्म करना जो है उसके इजहार के ये तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, और ये गलत बात नहीं है, ये दुनिया में हर मुल्क करता है, ठीक है। मतलब वो झंडा हो जाए, वो डाक टिकट हो जाए, वो 9 बजे की खबरें नहीं, हो जाए, फुटबॉल का मैच हो नेशनलिज्म जाए। अपने से मोहब्बत है कि दूसरे से नफरत है, मतलब ये जरा, ये भी जरा बीच में शामिल करें। ये मैं यहीं यहीं पे आऊंगा। तो कुछ अर्सा ऐसा गुजरा कि ये था कि भाई इधर भी मोहब्बत, अपने आप मतलब मोहब्बत करो, वतन से मोहब्बत करो। लेकिन कुछ अर्सा गुजरा तो, और ये ज्यादातर ज़िया रजीम के टाइम की बात है, कि एक इसमें एक्सक्लूजनिज्म जो है ना वो शामिल होना शुरू हो गया, ठीक है। कि भाई पाकिस्तान से मोहब्बत की दलील ये है कि आप हिंदुस्तान को 2 गालियां देंगे, ठीक है। अच्छा। और फिर एक वो, और उसको एंडोर्स करने के लिए जो है वो एक बड़ा लंबा चौड़ा मशीनरी इस्तेमाल हुई। मतलब बहुत कुछ एक वो हमारे एक अपने बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि मुझे हिंदुस्तानी गानों से नफरत है, और मतलब ये मैं, मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है, और ये और वो। सवाल ये है कि क्या मतलब जुबान भी वही है, मौसीकी भी एक कॉमन है दोनों मुल्कों की, ठीक है। आप हिंदुस्तान से नफरत करना चाहते हैं, आपकी जाती राय है। लेकिन अगर आप ये लठ लेके सब लोगों के पीछे पड़ जाएंगे कि भाई तुम भी नफरत करो, भाई तुम भी नफरत करो, भाई तुम भी नफरत करो, ये बहुत गलत मामला है, ठीक है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो है वो पंजाबी का एक लफ्ज है कि वारा खाने का सौदा है, ठीक है। हम चूंकि मुश्किल काम कर नहीं सकते, तो जो हमें वारा खाता है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा। मजहब का जो एसेंस है, चल बाहर मजहब की बात नहीं करते, ठीक है, नेशनलिज्म की हाँ, बात कर लेते हैं। आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आप जो इस मुल्क से मोहब्बत करने के तकाजे हैं वो काम कर रहे हैं जिससे ये मुल्क मजबूत हो सकता है। मजबूत नॉट इन वे कि इसकी फोर्टिफिकेशन शुरू कर दें, लेकिन इस मुल्क के लोग आपस में जुड़ जाएं, मैशत ठीक है। मजबूत हो, कनेक्टिविटी हो बीच में अपना, ये लोग आपस में जुड़ जाएं, आपस ठीक में। है। आप ठीक है। बड़ेपन का सबूत दे, इख्तलाफ करने वालों को गले से लगाए, लेकिन आप ये समझते हैं कि आपको मोहब्बत नहीं जोड़ेगी, आपको नफरत जोड़ेगी, और आपका ज्यादा जोर जो है वो नारे लगाने में है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिल्टर है। वो फिल्टर ये है कि जो लोग गैरिजन सिटीज से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है। ठीक है। ये मैं अपने केस में बात कर सकता हूँ।
क्योंकि लालपुर में फौज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है। ठीक है। तो जाहिर है कि कोई मिलना मिलाना में हमारे पास तो वही लोग होंगे ना, छुट्टी आते थे एक आधा, और वो जो छुट्टी आते थे वो भी कोशिश करता था लाहौर इस्लामाबाद छुट्टी गुजार के हमारे पास ऐसे ही आ जाए कोई एक आध दिन की। तो यहाँ पे मतलब ये जो वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट है वो थोड़ा देर से पहुंचा, या पहुंचा तो हम तक नहीं पहुंचा, आप कह सकते हैं। मतलब ठीक है, मुझे मैं गली नंबर 6 में रहता था, तो मुझे पता है गली नंबर 7 से जहाद कश्मीर के लिए खालें जमा होती थी, लोग जाते थे, ठीक है। लेकिन जो खाले जमा करके जा रहे थे वो भी, उनको हिंदुस्तानी गानों से कोई नफरत नहीं थी, ठीक है। उनके घर में भी जब शादियां वादियां होती थी तो राजा की आएगी बारात ही ढोलक पे बजाया जाता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये कुछ इलाके ऐसे इस दौरान एक पूरी ऐसी पौध बड़ी हुई है जो समझती है कि पाकिस्तान से मोहब्बत का सबसे बेहद सबूत जो है वो ये है कि आप मतलब हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान से मुंसलिक हर चीज को बुरा समझें। मेरी जाती राय में किसी भी फर्द से इस बुनियाद पर नफरत करना कि उसका अकीदा, रंग, नस्ल, मजहब, नजरिया मुझसे मुख्तलिफ है, ये नॉट सब्सक्राइबेबल मेरे लिए। ये बात मतलब वो नहीं है। इवन के अगर मैं जंग भी लड़ रहा हूँ, अगर मेरा जिस आदमी को मैं मार रहा हूँ, मैं जाहिर है मेरे हाथ में बंदूक है, मैं मतलब ये एक प्रोफेशन है, और मुझे पता है कि मैं उसको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा। मैं एन मुमकिन है उसको मार तो दूं, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करूंगा। अब ये बात थोड़ी गंभीर है, इसको समझने के लिए हो सकता है आपको अ, उस पूरे कल्चरल एक्सपेरिमेंट में से गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतना कष्ट का मामला नहीं है कि आपको बड़ा मतलब नफरत, मोहब्बत करना ज्यादा आसान है। मैं मतलब एक बात में कहता हूँ कि नफरत जो होती है वो एक इट्स लाइक अ बूमरैंग, वो वापस आती है। वो उस चौखटे में नफरत का चौखटा टंगा रह जाता है, अंदर से हिंदुस्तानी की खूबसूरत। तस्वीर निकल जाएगी, किसी और की लग जाएगी, ठीक है। सो इफ यू आर टीचिंग पीपल, और ये अब तो खैर ये हर तरफ ये काम ये हो गया है, ये बड़ी बदकिस्मती है। जैसे कल अब सुबह मैं देख रहा था ट्विटर पे वो हिंदुस्तान कश्मीर में जो है वो एक अटैक हुआ, मतलब एक कुछ अब उधर का जो ट्विटर है वो कह रहा है कि 6 हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए, ठीक है। ठीक है। और इधर का पर्सपेक्टिव जो है वो ये चल रहा है कि 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, या मतलब 6 लोगों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जो भी है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि मतलब वो लोग ठीक थे या वो लोग गलत थे। आप इस उसूल को कहीं भी मंतबक करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा, ठीक है। आप जब विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट कहीं भी कोई काम करेंगे, ठीक है, या आप मतलब नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा जब इंजेक्ट करेंगे ना लोगों में, तो वो एक नफरत की सूरत में निकलेगी। अब बहुत से लोग वो उठेंगे ट्विटर पर, वो सुबह उठे हैं वो पाकिस्तान को गालियां देना शुरू हो गए। भाई किस चक्कर में गालियां दे रहे हो, ठीक है। अभी पता भी नहीं चला कि इनको पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। सो ये ये एक परेशान कुन बात है, इसलिए कि इससे कोई मतलब किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। हम अपना आप हलकान कर रहे हैं, हम उस नफरत में जलते रहेंगे, और हमारी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगी, क्योंकि हमें खाम खा के तासुब में गिरफ्तार हो जाएंगे। अब एक मतलब ये कहना कि चूंकि आप वो गाने देखते हैं, मतलब एक आर्ग्यूमेंट ये है कि आप ऋषि कपूर के गाने देखते हैं, इससे वो पैसे जनरेट होते हैं जिससे हिंदुस्तानी, अब मतलब यार, पाकिस्तान का बात जो होती है। सिनेमा है उसका, पाकिस्तान के सिनेमा का जो शेयर है जितनी 68 या 69 हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टुवर्ड्स द फिल्म मार्केट ऑफ इंडिया एक वो। लेकिन चूंकि जब आप, मैंने बताया था कि ये आपको ब्लाइंड कर देता है, ये आपने सोचने समझने की सलाहियतों को सल्ब कर लेती है नफरत आपको। एक आदमी जो गैरत के नाम पे उठ के कत्ल कर देता है, ये जब वो बाद में जेल में जाता है सजा पाते हुए और वो कमर पे बोरियां ढोता है, तब उसको एहसास होता है कि अगर मैं वो गाली सुन के पिस्तौल ना निकालता, मैं उस आदमी से पूछ लेता कि वो ये गाली क्यों दे रहा है,
तो एन मुमकिन था कि मैं आज ये बोरी ना उठा रहा था। मसला ये है यहाँ पे कि बोरी उठाने वाले कोई और लोग हैं। बोरी मतलब बोरी तो मंडी यजमान का वो आदमी उठा रहा है ना, जिसके घर तक ना तालीम पहुंची है, ना सेहत पहुंची है, ना रोजगार पहुंची है। हाँ, अलबत्ता उसके मोबाइल के जरिए उस तक नफरत जरूर पहुंची है। ठीक है। हमारी रियासत में ये काम जरूर किया है कि वो अपने बुनियादी फराइज पूरे करे या ना करे, उसने अपनी नफरत को सूद समेत इनहेरिट करने का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से निभाया है। क्या बात है सर। और मैं, अच्छा नासिर भाई आए हैं, नासिर भाई हमें सलाम कह रहे थे, कमेंट उनका कहीं पीछे गुजर गया आपकी मतलब वो दिलचस्प गुफ्तगू में। आपने अभी जो ये काफी सारे और पॉइंट्स दे दिए, मैं इसी तरफ थोड़ा आना चाह रहा था। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक वो मतलब अलार्म दे दूं कि आपसे मैंने 1 घंटे की दरखास्त की थी, तो 1 घंटा हो चुका है। आप थोड़ा और वक्त दे सकते हैं क्योंकि सवालात हैं मेरे, और लोग भी कुछ सवालात पूछना चाहें आप लोग पूछ सकते हैं। आप इजाजत है तो मैं जी मतलब कंटिन्यू करूँ आगे। जी जी, आप पूछिए। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने अभी नफरत की, ये सारी वायलेंस की और ये सारी बातें आपने की, तो मैं आपको उस तरफ लाना चाह रहा था। नेशनलिज्म के साथ एक चीज जुड़ी है, बयानिया। और ये आप पे कुछ चोट नहीं है, लेकिन आपका जो शहर है लायलपुर, उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में कुछ शहर है जहां से हमने कुछ उसकी उनकी धूल से कुछ लश्कर उठते हुए देखे, कुछ सिपाहें हमने बनती हुई देखी। ठीक है, ये तो पढ़े लिखे इलाके थे, ये तो किनारों की वो बेल्ट नहीं थी जहां पर अपना मतलब कोई तलछट जम जाती, जहां पर कोई अपना गंदगी रह जाती, जहां पर कोई जहालत की वजह से कोई पनप सकती है ऐसी नर्सरी। ये तो मेन पंजाब का सेंटर था, उस पंजाब जिसकी आप थ्योरी में कह रहे हैं कि अंग्रेजों से या शायद बहुत पहले से हमलावरों के दौर से यहाँ तो मतलब नजरे करम रही है, आबियारी होती रही, यहाँ की फसलें लहलहाती रही, यहाँ पर अपना लोगों को वो क्या मुशाहरे मिलते रहे लोगों को। यहाँ तो मतलब आपने वो पंजाब की जातें उठा के देख लें तो वो भी आपको अच्छी तरह तारीफ पता होगी। ये फेवरेट लोगों की जगह, ये खेतों वाली हरे भरे मैदानों वाली जगह, ये कैसे मतलब ऐसे वायलेंस की और शिद्दत पसंदी की और अपना लोगों की जान लेने की आमाजगाहें बन गई, कि मतलब किसी दूसरे फिरके का मसलक का नाम लेना भी मतलब बहुत से खितों में नो गो एरिया है। मतलब कैसे आप इसको देखते हैं, इस इलाके की बुनत को पंजाब के सेंटर में। अच्छा, अब आपने जंग की बात की है, तो जरा थोड़ा सा फोकस करके बात कर जी जी। लेते हैं। अब मैं वापस आपको लेके जाऊंगा लैंड म- अलॉटमेंट्स पे। मैं इसको ठीक है। एक जरा माजरत के साथ काटते हुए मैं जरा जो ये मैं चाह रहा था कि आप नैरेटिव के ऊपर आए और थोड़ा सा जो ये वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है इसकी जो काउंटरिंग है इसके ऊपर भी थोड़ा सा आए, क्योंकि ये चलता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर हाथ देना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। और कुछ आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त भी हैं जो ये मतलब करते हैं कि इस राह पुरखार में मतलब अपने कदम धरें। तो ये वो इंटरवेंशन इशारे जो है, वो इशारे के साथ बैठे होते, तब कब थोड़ा सा आराम बांध दो, कब मैं हाथ दूं। नहीं नहीं वो आरा बंद नहीं होता, ये आपको भी पता है, वो आरा इल्ला माशाल्लाह बंद नहीं हुआ है। तो वो आरे के अंदर लेकिन हाथ देना अपना फर्ज समझते हैं। तो समटाइम ये होता है कि जब ये ऐसी चीज मशीन में हाथ दिया जाए तो वो ब्लास्ट भी हो जाती है और वो ज्यादा डैमेज कर सकती है। ये क्या मतलब आपको लगता है इंटरवेंशन, काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और ये जो अपना इस इलाके में पनपने की वजह ये और नैरेटिव, बाकी आपकी पिछली टॉक से जोड़ते हुए मैं यहाँ पे। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये गुफ्तगू बहुत वो हैवी एकेडमिक गुफ्तगू होगी। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं कि मैं ये गुफ्तगू करूं, मैं इस गुफ्तगू का करने तो मैं का अहम नहीं है। लेकिन बहरहाल अम, मिशेल फोकू की एक कोटेशन है जो मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में। पीपल नो व्हाट दे डू, दे फ्रीक्वेंटली नो व्हाई दे डू व्हाट दे डू, बट व्हाट दे डू नॉट नो इज व्हाट दे डू डज। ठीक है। ओके। आप काम कर जाते हैं। ठीक है। शेर अली पटौदी साहब जो सैफ अली खान के दूर पार के चच्चा लगते थे, जनरल शेर अली खान पटौदी, उन्होंने ये नजरिया पाकिस्तान की पख निकाली थी। ठीक है। उनका ख्याल था कि ये एक होना चाहिए लोगों की, ये नजरियाती सरहदों की भी एक जरूरी है। ठीक है। अच्छा, वो बिल्कुल जरूरी आप करें, लेकिन इंटरवेंशन का एक मसला होता है। आपको ये नहीं पता होता कि ये जाएगी किधर, और ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है।
ये एक लेबोरेटरी में गिनी पिग के ऊपर तजुर्बा नहीं हो रहा कि अगर 2 चूहों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है तो क्या चूहों, मतलब वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है ना, वो चूहे बाहर निकलेंगे, बिल्ली अंदर आएगी, कुछ ना कुछ होगा। अब मैं आपको झंग की केस स्टडी बताता हूँ। जमीनें अलॉट हुई कल, आबिद हुसैन, जो सईदा आबिदा हुसैन के वालिद थे शायद, वो जमीनें मिल गई। जमीनें मिलती हैं नहर के साथ साथ उन लोगों को जो अंग्रेजों के साथ उनका इंटरेस्ट कंसाइड करता है। ठीक ठीक हो है। गई बात। अब वक्त गुजरने के साथ साथ, और जो उनके मज़ारे हैं वो ज्यादातर कलाबत हुसैन अहले तशय्युस से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। हम्म, जो मज़ारा जात हैं वो अहले तसन्नुन से उनका ताल्लुक है। ठीक है। अब उधर थोड़ा सा बेंट जो है वो बरेलवी बेंट है उधर। ठीक है। सो आप ये देखते हैं कि जितनी सबीलें हैं, जितनी लाइसेंसिंग है, जितना भी वो ताजिए के लाइसेंस वगैरह है, ये आपको सुन्नियों के पास नजर आते हैं। उसकी अच्छा। वजह कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं है। उसकी वजह है कि मतलब वो ये क्लास डिफरेंस है। ठीक है। दे वर द लैंड ओनर्स, दे वर द पेजेंट्स, सो दे हैड टू डू ऑल दिस वर्क। अच्छा, अब आप थोड़ा इसमें सा इसमें मजीद, यहाँ यहाँ आपने नाम ले दिया है। मतलब परहेज कर रहा था कि सेक्ट्स का नाम ना लूं। आपने सुन्नियों का शियों का नाम ये जो सुन्नी में आप डिस्टिंग्विश, मतलब वो नहीं बरेलवी मैं हैं, आपको देवबंदी हैं, या जिनके पास मैं मतलब सेक्ट थोड़ी की सी बात आप। मैं सेक्ट की बात एज ए मैटर ऑफ आइडेंटिटी कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है, कि ये, ठीक है, लार्जर पिक्चर में। हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक। जी, वो एक उनकी आइडेंटिटी है, एक इनकी आइडेंटिटी है। अब थोड़ा आगे जब चलता है मामला, तो मजीद ये होता है कि लैंड जो है वो इनहेरिटेंस में कम होती जा रही है। ठीक है। ठीक वो है। तकसीम होती मतलब जा रही है हर नस्ल के मेरे साथ। दादा के पास जो जमीन थी, जब वो मेरे बाप के पास आई और फिर मेरे पास आई और जब मेरे बेटे के पास जाएगी, तो वो नस्ल दर नस्ल तकसीम होती जाएगी, तो लैंड होल्डिंग श्रिंक होती जाएगी। ठीक है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, हमारी चूंकि हमारी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी नहीं हुए, ठीक है, और हमने एग्रीकल्चरली उतना अपने आप को डेवलप नहीं किया जिस तरह मतलब हम देखते हैं हिंदुस्तान में हुआ कि हर एकड़ से उन्होंने यील्ड ली है, हमारी यील्ड जो है वो वहीं पे रहती है। ठीक है। अब जो किसान, जो काश्तकार है वहां, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोस्पेरिटी के उसमें से श्रिंक, मतलब उससे प्रोस्पेरिटी दूर होती जा रही है। ठीक है। ठीक है। ये है एक लोकल सेटिंग। ठीक है। अब इंटरनेशनल सेटिंग ये है कि 71 फॉल हो जाता है और गल्फ से तेल निकल आता है। ठीक है। ओके। फाइन। अब जब गल्फ से तेल निकलता है तो भुट्टो साहब उनसे बात करते हैं और मैन पावर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही है। वो किसान जिसके पास यील्ड नहीं रही, जिसकी लैंड होल्डिंग श्रिंक हो गई थी, ही थॉट इट अप्रोप्रिएट टू गो टू गल्फ रादर देन टिल द लैंड हियर और इधर जलील हो। उसने फैसला किया कि वो बाहर चला जाएगा। अब जब वो बाहर जाता है, तो बाहर जिस मुल्क में वो जाएगा, वो वहां उस मुल्क का कल्चरली सब्जर्वियंट होगा। अगर वो एकेडमिकली या आइडियोलॉजिकली उसको, उसकी एबिलिटी नहीं है, मतलब सुपीरियर लॉजिक नहीं है, तो आसान, एक काश्तकार जो है वो जब जाएगा तो वो सकाफती और मजहबी एक्सपोजर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत निस्बतन ज्यादा रखेगा। ठीक ठीक है। है। क्योंकि और ये 70s की बात हो रही है, मतलब ये वर्चुअली कनेक्टेड दुनिया नहीं थी। 10 साल गुजरते हैं तो जो लोग वापस आते हैं वो अकीदे का जर्रे मुबादला भी साथ लेके आते हैं। ठीक है। अब सही आपको है। बात समझ लग रही है कि जिन्होंने जो काम किए थे, भुट्टो साहब के तो वहम गुमान में भी नहीं था ना कि जब ये वापस आएंगे तो ये इस तरह की सेटिंग बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो कल्चरल शिफ्ट दूसरी का बायस तरफ, बनेंगे एक। हाँ दूसरी तरफ ये है कि उधर जो है आबिदा हुसैन जो है वो अपनी अलाइनमेंट सीधी करती जा रही है। ठीक है। अच्छा। मतलब वो, अच्छा, उधर पावर स्ट्रक्चर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो फॉस्टर हो रहा है अपने टाइम के साथ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कैलिब्रेशन हो रही है। सही है। इधर ये होता जा रहा है कि प्रोस्पेरिटी भी आती जा रही है और एजेंसी भी आती जा रही है और इख्तियार भी आता जा रहा है। तो फिर ये एक जगह ऐसी कि पावर का जो इक्विलिब्रियम है वो खराब हो जाता है। ठीक है। जो एक सेट होता है वो उससे बिगड़ जाता है। हेंस जो है फिर आगे चल के फसादात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये फसाद किधर जाता है, ये इसकी अपनी एक डायनेमिक्स है।
अगर आप जंग का लश्कर के चैप्टर पढ़ेंगे तो आखिर जी जी। में मतलब जफरुल्लाह जवाली साहब को एक वोट चाहिए था, वो वोट नहीं मिल रहा था। ठीक है, आजम तारिक साहब को जेल से निकाल के लाके असेंबली के फ्लोर पे रखा गया। आपने वोट ले लिया, जमाली साहब को वजीर आजम बना दिया, लेकिन उन्होंने एक तकरीर की आजम तारिक, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के 28 शहरों के नाम लिए और कहा कि पाकिस्तान के 28 शहरों को उन जैसा होना चाहिए जहां रेडियो टीवी वगैरह 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 सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे में मतलब जो जंग का एक पैसिफिस्ट सा आदमी है, जिसका इस पूरे से लेन देन कोई नहीं है, जो कि इवेंचुअली किसी क्रॉस फायर में मरा होगा। ठीक है, उसको तो मतलब उससे किसी ने पूछा कि भाई ये हो रहा है। ठीक, सो ये अच्छा, जब आप नैरेटिव की तरफ आते हैं, अब आई होप मैंने आपका जंग वाला सवाल एड्रेस जी जी एक तरह जी, से कर ठीक है। दिया। मैं बहुत इससे ज्यादा मेहरबानी, फिर मैं वो मतलब चला जाएगा। नहीं अब नहीं, आप कम्प्रिहेंसिव। अब ये अच्छा, जो है अब जो दूसरा मामला है वो कौमी बयानिए का। ठीक है, वो कौमी बयानिए का मामला जनरल पटौदी से शुरू होता है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने अपनी दानिस्त में एक किताब लिखी थी और उस किताब से ये सौते फूटना शुरू हुए। अच्छा, वो मेरा जो है वो मास्टर्स का टॉपिक ये था, डिसर्टेशन का ये टॉपिक था, द डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। सो ये जो नेशनल आइडेंटिटी है, इसको किस बुनियाद पे बांधा जाता है, ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या आपका कौमी एंकर कहाँ तशक्कुस जो करना है है अपने वो उसके? वो जोग्राफिया से फूटता है या वो अकीदे से फूटता है? ये सवाल सही। बहुत अहम है और ये एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है। ठीक है, जब तक ये सवाल हल नहीं होगा, बाकी तो टी ब्रेक आप करते रहें, कोई वो नहीं, जब तक सर, आप नोट इस नोट नोट के पीछे तो हम मतलब मोंजोदाड़ो का टीला डालते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की ढाल और तलवार तो नहीं डालते। डाल नहीं सकते। वो इसलिए कि अच्छा, अब ये हो रहा है कि जो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है जिसमें आज आप जिंदा है, ठीक है, वो दुनिया आपको अब बांध रही है। वो आपको कहती है कि भाई पैसे तो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम अकलियतों के हुकूक का ख्याल रखोगे। ठीक है, ठीक है। तो आपने जो काम अ, अपनी उसमें किया था, अपने जो आपकी एबिलिटी एक तरह से नहीं थी उस काम को करने की, ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन वो फिर जैसा, और फिर ये हर 10 साल बाद रिवाइज हो रहा है। मतलब अच्छा। पहले हम और तरफ चल पड़ते हैं, मतलब ऊंट के गले में डालते हैं थैंक यू अमेरिका। उसके बाद हम सोशलिज्म के साथ हमारा रोमांस शुरू हो जाता है, इस्लामिक सोशलिज्म के साथ। फिर कुछ 10 साल के बाद हम और तरफ चल पड़ते हैं, अपनी रूट्स की तरफ चल पड़ते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, हमने एक ऐसी कंफ्यूज्ड सब, अब ये अब आपके पास इसका टाइम नहीं है कि आप नैरेटिव सीधा करेंगे। ठीक है, अच्छा। क्योंकि अब जो नया नैरेटिव अब जो नया नैरेटिव आप देंगे, पुराने हम्म। नैरेटिव को अंडू करने के लिए आप ये भूल चुके हैं कि वो पुराने नैरेटिव जो हैं उनकी दे हैव टेकन रूट्स इन द कॉग्निटिव डोमेन्स। वो लोगों के जहन, सोच, पल्प फिक्शन, अखबार, डे टू डे कम्युनिकेशन, मुहावरे का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है। अब आप वो मतलब उसको निकाल नहीं सकते वहां से। आप उसको डालने के लिए एक एफर्ट तो कर सकते हैं, मतलब आप तो एक जो हमारे दोस्त कोऑर्डिनेटेड। चलते चलते आ रहे में हाथ दे रहे हैं, उन वो क्या कर रहे हैं? यार वो अच्छे लोग हैं, मतलब शिकवा जुल्मत शफ से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। वो ठीक है, वो काम कर रहे हैं, मतलब बहुत लोग अच्छा काम डॉक्टर मुनज़्ज़ा याकूब बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। अम, तो बाकी मैं बाकी लोगों का नाम लूंगा तो मेरे दोस्त है, लेकिन मैं उनको बाकी और वो नाराज हो जाएंगे। वो चले, मैं उनको तो ले सकता जानती हूँ, का मैं मेरे तो करीबी लोग हैं, लेकिन सादिया नजीर का इसी में सवाल आया है। वो कह रही है कि राइटर की फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब इन सारे इस सवाल का आपने अपने जवाब हम हिस्से की पहले क्षमा नहीं दे जलानी चाहिए? इस सवाल का जवाब पहले दिया जा चुका है इन अ वे कि ये एक डिबेट है कि उसे उस मंच पे बैठना चाहिए कि वो समाज सुधार का मतलब तौक अपने गले में पहने या ना पहने। ठीक है, अगर वो पहनेगा फिर वो उसी तरह ट्रोल होगा।
मतलब है जिस तरह कल परसों में मुझे उन्होंने ट्रोल किया है, हालांकि वो एक बिल्कुल जाती सी एक है, एक सेंटिमेंट है, एक आदमी मेरे बचपन की याददाश्त का, एक सकाफती याददाश्त का हिस्सा है, उसके मरने पे मुझे दुख का इजहार हुआ है। लेकिन कुछ 3-4 लोग ऐसे जो कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुछ मुख्तलिफ क्लासेस की, उन्होंने ये कहा है कि भाई नहीं, तुम इसके बारे में ये बात नहीं कर सकते। ठीक है। और आजकल तो तो जमाने खतरनाक है, 5th जनरेशन वॉरफेयर के सिपाही जो है ना, वो कीबोर्ड और मोबाइल लेके घूम रहे हैं गलियों बाजारों चौकों थड़ों पे। तो आप मतलब जानते वही हैं कि 50 सर, मैं अच्छा चले, आपने बीच में और कोई मतलब काफी सारी चीजें छेड़ दी हैं। मैं आपने बीच में लेफ्ट का भी नाम ले दिया आपने, मुझे थोड़ा ये आइडिया तो हो गया, लेकिन अब किया क्या जा सकता है? अंडू नहीं किया जा सकता, सरवाइव कैसे यार किया जा अनडू, सर मेरे पास, मेरी बहुत नाअहली है कि मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। मतलब मतलब ये बाहर नहीं लिखा हुआ मेरे घर के कि यहाँ पे कौमी नाअहली का हल बाजार से बाहर आयत खरीद। मैं आपको रेफर करूंगा, पता है एक डायलेमा है, कलेक्टिव डायलेमा है। मैं ये समझता हूँ कि एक डीजनरेशन है, हम उससे गुजर रहे हैं। मेरी बेगम आज मुझे कह रही थी कि आप होप एक होनी चाहिए, क्योंकि इंसान का जो बेसिक कंडीशनिंग है वो होप के साथ है, हम जिंदा रहेंगे इसलिए हम स्ट्रगल करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नॉट दैट कि मैं वहां पे हूँ, लेकिन शिव कुमार बटालवी ने एक महेंद्र कौल को इंटरव्यू दिया था बहुत जबरदस्त, उसमें उसने एक बात कही थी कि हर बौद्धिक जो है, यानी कि सोचने समझने वाला जहन जो है, वो दुखांत है, यानी कि वो दुख में सकता? मौजूद दुखी है तो। तमाम दुख। सो सोचने से फूटते हैं, इसलिए सोचना और कुड़ना बंद करें अपना ब्लड प्रेशर। तो फिर यही हाँ, आप जो अदरवाइज सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अंडू भी नहीं कर मतलब सकते, ये आप वो इंटरवेंशन नहीं कर है। सकते, तो खामोश रहें, चुप रहें, मतलब अवॉइड करें। आप इंटरवेंशन देखिए, आप इंटरवेंशन तब कर सकते हैं ना जब आपको पता हो कि आप मैं इसकी एक मिसाल छोटी सी आपको चलते चलते दूंगा। अ, गिलगित बल्तिस्तान में ये देखा गया, एक डेवलपमेंट एजेंसी थी, उसने देखा कि यहाँ पे जो है वो तालीम पे काम नहीं हो रहा। उन्होंने धड़ाधड़ ख्वातीन की तालीम का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद जो था पता ये लगा कि ख्वातीन ज्यादा पढ़ गई हैं, मर्द पढ़ नहीं रहे, जिसकी वजह से अच्छा। जो तलाक की शरह है या अलैदगी की शरह है या घरेलू नाचाकी की शरह है उसमें इजाफा हो गया। ठीक है। हम्म। फिर उन्होंने एक और इंटरवेंशन प्लान की, उन्होंने कहा कि अब लड़कों को भी इक्विप किया जाए। बड़ी मेहनत से सोच समझ के इस्लामाबाद में बैठ के डिजाइन हुआ कि इनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। ठीक है। जब उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी गई, तो बाद में ख्याल आया कि हमने इनको तो एसी और फ्रिज ठीक करना सिखाया है, जबकि वहां पे एसी जितनी वोल्टेज नहीं आती और फ्रिज की जरूरत नहीं। ठीक है। वो जो है मतलब आप कभी और ये आज हम जिस स्टेट में हैं, जिस केओस में हैं, वो कांस्टेंट इंटरवेंशंस की वजह से है। हम हर 6 साल बाद एक नए बयानिए को के पीछे चल पड़ते हैं, और बाद में उसको छोड़ के नए बयानी में ये नहीं देखते कि जो पिछला बयानी अंडे बच्चे दे रहा है वो किधर जा रहा है। सर, इस सारे तनाजुर में ये जो आपने पहले भी नाम लिया, मैं उस वक्त मैंने जरा आपको राय दे दी थी, तो दोस्त अहबाब जो कि मतलब आपके दिल के ज्यादा करीब हैं, ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ फेस्टिवल करवाते हैं। आप भी ये जालिब का आपने नाम लिया कि एक आदमी हम्म। खड़ा रहा, तो आपने भी जब लिखने पे आया तो आपने भी उसी पॉपुलर शख्स के ऊपर थिएटर रखा, जिसके मतलब लेगेसी आगे थी, जिसके गालिब जालिब का कसूर ये था हमारे माशरे में कि उसके रिश्तेदार आगे या उसके मतलब नवासे नहीं थे उसकी लेगेसी उठाने के लिए, और अच्छा। बाकियों के नाम पे। और एक और भी डाइकोटमी है कि अगर ये हम मतलब ये जो आप सोशलिज्म, लेफ्ट, कम्युनिज्म या जो भी ये सारा एक साइड थी, पैराडाइम है, तो ये कम से कम कंज्यूमरिज्म और जो कैपिटलिज्म के तो इंतहाई खिलाफ थी। दूसरी तरफ अब आप देखते हैं कि फेस्टिवल और मेले जो है वो स्पॉन्सर्ड हो रहे होते हैं उन्हीं मल्टीनेशनल कौमों के, साम्राज्यत के नुमाइंदों के। तो ये डाइकोटमी इसने भी जो जो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस सारे तनाजुर में जो आपने 70 साल की कहानी सुनाई है, अगर हम इसमें किसी होप का नाम ले लें, आपने आपने एक तो जो पॉपुलर होप जो लोग क्लेम करते हैं उसका तो आपने आज खात्मा किया। आपने कहा कि नहीं जी, जब भुट्टो को भी जरूरत पड़ी, जो कि खास नारा हम्म। लगा के खास तबके लिए आई थी,
तो उसने भी वही किया जो उसको सूट करता था, जो अपना मतलब उसके पॉलिटिकल मोटिव्स थे। तो ये जो हमारा जो सोचने वाला था, पढ़ने वाला था, बहस करने वाला तबका था, जो गोली पे यकीन नहीं रखता, समहाउ मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि कम से कम ये वाला जो तबका, ये किसी को आर्गुमेंट के बाद गोली नहीं मारेगा, घर पे कुफर के फतवे नहीं लगाएगा। लेकिन ये लोग भी क्या समहाउ उसी कंफर्ट जोन का जो जंग के लोगों ने बाहर जाकर ली, आसान आसानियां देखी जहां पर, वो इसी कंफर्ट का शिकार तो नहीं हो गया। ये वो मतलब सारे बहाव में, सफर में। जो आपका जो सवाल का पहला हिस्सा था वो ये था कि मतलब वो जो है, अभी तक मैंने अपनी हैसियत में काम किया है, मंटो के ऊपर हमने एक छोटा सा काम किया था। उसमें भी कोशिश ये की गई थी कि आपको ये बताया जाए कि ये पॉजिटिव साइड है और ये डार्क साइड है। हम्म, कोई डीएफआई करने की कोशिश नहीं की गई थी। अच्छा, फैज का जो प्ले है आपने देखा होगा, उसमें फैज से जब आर्ग्यूमेंट होता है तो वो फैज सवाल पूछते हैं कि ये एआरवाई जो है ये किसका चैनल है। वो जवाब देता है कि ये हाजी साहब के लड़कों ने चैनल शुरू किया। तो फैज कहते हैं कि मतलब ये हाजी साहब जैसे लोगों ने कब से चैनल चलाना शुरू कर दिया। तो वो आगे से कहते हैं कि मियाँ इफ्तिखारुद्दीन को कौन सा अखबार चलाना आता था। ठीक है, वी हैव ट्राइड। अब मतलब मेरी टीम की बहुत एफर्ट है, मैंने तो सिर्फ सर लिखा था, लेकिन फैज साहब भी उन तब के लोगों की बड़ी। आईएसपीआर थे ना? जी, फैज साहब की जो पहली मुलाकात, दिलचस्प बात यह है कि फैज साहब की जो पहली मुलाकात हुई जनरल अकबर से, जो साजिश केस के दूसरे बड़े किरदार थे, वो मुलाकात हम्म, आईएसपीआर की एक फील्ड विजिट के दरमियान ही हुई थी। फैज जो थे वो अगले मोर्चों पे कश्मीर की जंग में चक्कर लगाने के लिए गए थे, और वहां पे उनकी मुलाकात ब्रिगेडियर अकबर से हुई। और वहां से फिर ये बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे ये कारो। लेकिन मैं जो मैं आपने सवाल स्किप किया कि जालिब अपनी जिंदगी में भी मतलब बेचारा वामी था और मर के भी वामी रहा। फैज साहब तब भी जेल के कुछ अरसे को निकाल दें, तब भी वो महफिलों ड्राइंग रूमों की जीनत थे और महंगा सिगार पीते थे और शूटिंग करते थे। तो आज भी मतलब उनका उर्स वैसा ही है। तो ये जो मामलात हैं, ये मैं आपको इंटेलिजेंसिया के या जो रेजिस्टेंस के नुमाइंदे होने चाहिए थे, उनकी तरफ से वजह दिलाना चाह रहा हूँ कि क्या उन्होंने जब ये नैरेटिव और नेशनलिज्म और हेट्रेड बिल्ट हो रही थी, तो ये कहाँ थे मतलब अपना, और क्या कर रहे थे? और ये अब फैंस जबकि मौका मिला वो इन मुशर्रफ लोग के को। बाद, जब मुशर्रफ जो है वो तो एक मतलब एक शिफ्ट ली ना, चाहे डिक्टेटरशिप में ली, उसने एक शिफ्ट तो ली ना माशरे के अंदर, क्रैकडाउन भी किए, मैंने छोटे शहरों में वो देखे भी उसके मतलब खास माइंडसेट के खिलाफ उसके सारे। तो एक आबियारी का बड़ा मौका था, लेकिन मैंने देखा कि ये हम और आपने भी देखा होगा कि जब ये नादां गिर गए सजदे में, जब वक्त क़याम आया, इन्होंने मुराद ले ली और इन्होंने मतलब इजी लाइफ को तरजीह दी। तो तब लेफ्ट के पास जो बीज डालने का मौका था कि अब ये 20 साल तो हो गए मुशर्रफ को भी 99 से अब तक को, तो इस 20 साल में तो बहुत कुछ अंडू किया जा सकता था। अच्छा, उसमें मेरी दो राय हैं जो कि बिल्कुल चूंकि ये बहुत जनरलाइज्ड लॉट है, मतलब ये बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके बारे में कोई स्टेटमेंट देना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैं मिसाल दूंगा आपको कि जिन लोगों ने रंजीत सिंह के साथ, अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी थी, ठीक है, हम्म, मतलब रणजीत सिंह तो उसकी डेथ होगी 1840s में, जिन्होंने एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये भैरोवाल, चिलियांवाला, यहाँ पे जो भी जंगें लड़ी थी, उन लोगों ने विद इन अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years ये रियलाइज कर लिया था कि अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो रंजीत सिंह चला गया है, ठीक है, और बच्चा उसका वो ले गए हैं इंग्लैंड। तो हम्म, विद इन 10 years ऑल ऑफ देम वर बैक। सो ऐसे बहुत इंस्टेंस हुए कि जिनके अब्बा जो थे वो रंजीत सिंह की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बेटा जो था वो अंग्रेज फौज में भर्ती होके उधर मतलब सारागढ़ी में लड़ रहा था बाद में, पार्ट ऑफ। सो लोग साइड स्विच करते हैं इसमें, और मैं, हमारे जैसे जो मुआशरे होते हैं उनमें आदर्श के साथ रहना मुश्किल भी होता है। आपको कॉम्प्रोम बिकॉज आप मतलब अपने कंटेम्प्रेरीज में देख रहे होते हैं ना आपके, और फिर पूरी सोसाइटी इज डिपेंड। मेरे पास नवीद इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, आपकी अपने आदर्श के साथ एक कमिटमेंट है, लेकिन क्या आपकी ये जो कमिटमेंट है कितनी आपके साथ जो लोग हैं उनको कितना इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, जैसे लोग कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं पावर में आने के लिए। ठीक है, उनका जो फोरमोस्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो ये होता है कि एकदम हम इकतदार में आ गए तो हम सीधा कर देंगे। ठीक हम्म, है, लेकिन मतलब ये इतना आसान काम नहीं है ना। ठीक है, और फिर जो इकतदार में नहीं आते वो मतलब एक आदमी के पास जो भी रिलेटिव स्ट्रगल है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी की हद तक ही है ना, वो 20 30 40 साल तक का होता है उसका सफर। उस सफर के हिसाब से वो क्वांटम तय करता है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर एंड विच काइंड ऑफ थिंग। हर आदमी भगत सिंह नहीं होता। सही। मतलब चले अब शायद वक्त बहुत मतलब मैं अब चाह रहा था कि थोड़ा सा जी। मेरी ख्वाहिश तो थी कि हम बियॉन्ड डिग्रीज ऑफ सेपरेशन पे बात करते, लेकिन फिर किसी निशिस्त में, क्योंकि मतलब मेरी तरह तो सबकी अंग्रेजी नहीं है बड़ी सुपर है, लेकिन मैं जरा उसमें कमजोर हूँ उस पर बात करने में चीजों में। मैं चाह रहा था कि रेल की सीटी पे हम जरा दोबारा वापस आए घूम के। और मुझे एक सवाल भी था, और उसके बाद मैं ये चाह रहा था कि आप कुछ पढ़त कर दें हमारे लिए कुछ उसमें, जो है हम मतलब अपनी जो दहने मुबारक से उन अल्फाजों को पिरो के हमें जो है ना वो समातों की आप नजर इतना करें। इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरा और सुन। सर मैं भी उसी नेशनलिज्म का हिस्सा हूँ, आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अच्छा वो दो कमेंट आए, मैं बाकी मैंने कुछ कमेंट स्किप कर दिए जी हैं, मैं माजर खां हूं जिनके कमेंट स्किप किए हैं, लेकिन या तो वो गुफ्तगू हो चुकी है पीछे आगे, या फिर अपना ना जो बात कहीं और चली गई थी। तो सादी नजीर कह रही है, एक होता है पॉलिटिकल एक्टिविज्म और एक होता है पोलिटिक रेजिस्टेंस, फैज ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में थे। जी, ठीक मैं है। एग्री अच्छा करता हूँ। हाँ, अहमद उमर शुएब कह रहे हैं, ये इस्लामती फेलो थे। वो कह रहे हैं कि एनाटोल लेवाइन पाकिस्तान हार्ड कंट्री राइट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट मिलिट्री एज अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बट इवन four military rulers has strikingly different ideologies from each other. How different ideologies of military now keep intact as an institution? सवाल समझ आ गया? जी, मुझे सवाल समझ आ गया। इसका जो बेसिक जवाब है वो ये कि फौज का जो इदारा है वो बड़ा वेल ऑयल्ड है, क्योंकि उसमें कोशिश की जाती है कि एक जो हरारकी है वो सबसे उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, ठीक तो है। जो डिसेंट मतलब इट्स अ राउंड पाइप एंड अ स्क्वायर क्लॉक कॉक वोंट फिट इन, वो उसमें फिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस गोल पाइप में कोई भी अगर चौकोर टुकड़ा आएगा तो या उसको निकाल दिया जाएगा, या वहां से पाइप भी काट दिया जाएगा, या उसको तबाह करके चूर चूर करके निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये जो आपका सवाल है, फोर मिलिट्री रूलर्स हैड स्ट्राइकिंगली डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। इसमें जो मुझे नजर आता है, जो जिस पे मैंने थोड़ा सा काम किया है, वो अयूब खान, याहिया खान और जिया में जो फंडामेंटल डिफरेंस था, वो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है। मेरी राय में जो बिल्कुल एक ऑफ मतलब मेरी राय से मैंने पढ़ा है, एक स्टडी है, उस स्टडी में ये सामने आती है बात। उन्होंने कहा कि चूंकि जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी उस वक्त अयूब खान और याहिया खान जो थे दे वर वेल इनटू देयर सर्विस, मतलब दे वर लेफ्टिनेंट कर्नल्स मेजर्स, सो एंड दे वर डूइंग द मिलिट्री ड्यूटी इनसाइड कैंटोनमेंट्स। उनका एक्सपोजर टुवर्ड्स सिविल वर्ल्ड नहीं था, वो इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल इनडिफरेंट थे। जिया जो थे वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थे तब, जब पाकिस्तान की तहरीक जोरों पे थी। ठीक है, दिल्ली में, और वो बिल्कुल इस ये उनके सामने वाकयात हो रहे थे, तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि उनका जो इस तरफ झुकाव था वो शायद उनके कान में जितनी आवाज पड़ी पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए उस दौरान, उन्होंने फिर बाद में जब उनके पास इख्तियार मिला तो उन्होंने वैसी ही कोशिश की। तो ये है। मुशर्रफ साहब के बारे में मैं कुछ ज्यादा कमेंट फिलहाल नहीं करना चाहता, मैं सर एब्सटेन करूंगा।
सर वो हम उसमें करेंगे, वो जो हमारी जो अगली बात होगी आपकी, वो जो वाशिंगटन ब्लूज और उनके ऊपर हम जब देखेंगे उन्हें। हैदर मिराज आए, लेकिन हैदर ये वेलकम। आप मिलेंगे आपको हैदर मिराज मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि मैं अगले प्ले का बताऊं। हमारा जो अगला प्ले है हैदर वो आर्टिकल टू 25(2) है। फाइव टू। अच्छा, नहीं मैं फ्यूचर जी प्रोजेक्ट्स का पूछना चाह रहा था। आप कुछ एक वो पार्टीशन की कहानियों पे भी काम कर रहे थे, कुछ और चीजों के ऊपर भी आपने एक लोगो शोगो भी वो टीजर के तौर पे लॉकडाउन से पहले लगाया था। तो थोड़ा सा मैं रेल की सिटी पे हूँ, उससे पहले। जी प्रोजेक्ट दास्तान था। वो अभी भी मैं उसका हिस्सा हूँ, लेकिन चूंकि दुनिया सारी की सारी इस तरह बंद हुई है जिस तरह कल कभी नहीं आएगी, और ये लॉकडाउन एक तवील रात है, सो इसलिए। असल में लॉकडाउन पे और कोरोना पे चीजों पे बहुत बात हो चुकी थी, आपने भी दो तीन हम्म, फोरम से बात कर चुके थे, मैंने इसलिए इसको नहीं छेड़ा। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये हम्म। ओवर हो जाएगा। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ, ये तो ओवर एक होगा जो तो दास्तान है, एक थिएटर है आपका, ये आर्टिकल टू फाइव टू। ये ये ओवर उसके होगा तो अलावा। जो पहला प्रोजेक्ट हम पाकिस्तान में कर रहे हैं वो है आर्टिकल 25(2). ये हमारा ठीक अगला है। खेल है। तो ठीक है। और ये इसी तरह हम लालपुर में पहले खेलेंगे, फिर हम इसको लेके आएंगे गुजरांवाला में। इसके अलावा हमारा इरादा है कि हम साजिश पिंडी में भी खेलें। तो चले इंशाल्लाह, अब यानी कि साजिश डिपेंड पिंडी में वापस ले आए। जी हम पिंडी में वापस ले आए। तो अब कुछ ऐसे आसार लग रहे हैं कि हम शायद इसको पिंडी में कर सकेंगे। तो बट डिपेंड करता है, इंशाल्लाह। कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के मामला हुए। अगर एक थिएटर में सिर्फ 15 लोगों ने बैठ के खेल देखना हुआ तो फिर हम कोशिश करेंगे कि कुछ और बंदोबस्त कि किया ऑनलाइन ही जाए। उसकी वीडियो चला देंगे। जी सर मतलब ये मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता मैं आपसे गुफ्तगू का मतलब हक अदा कर पाया हूँ कि नहीं। और मतलब तिफले मकतब आपकी 12,000 किताबों के बोझ से जो हमारी गर्दन जो है वो उठ नहीं पा रही है। हमारा काजी आई हैं, हमारी दोस्त हैं वो। वेलकम टू हमारा हमारा कह रही है, लुकिंग फॉरवर्ड टू साजिश शेयर इन पिंडी। हमारा जरूर हम साजिश करेंगे पिंडी में, करवाएंगे जी भी। ये चाहती हैं कि हर वक्त कोई ना कोई साजिश होती रहे पिंडी में। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रेल की सीटी, बरगद, मट्टी और दादी, अगर मैं जरा इसे जी मतलब समअप ठीक। करूं, तो कैसे मुमकिन है? ये सवाल जो है ना, ये बड़ा जाती है, क्योंकि मेरे घर से शामिल हुआ है इसमें, कि कैसे मुमकिन है कि एक शख्स इतनी गलियां, बाजार, चुबारे और मतलब माइलस्टोन्स, हिस्ट्री, तारीख को कवर कर सके। पिंडी से सफर शुरू होता है, उच्च शरीफ तक ये जाता है। तो ये कैसे, एक आपके लिए कैसे मुमकिन, सिर्फ रेल की सीटी को लिखना करना, उसकी रिसर्च कितना, कैसे था ये? मतलब अनबिलीवेबल सा लगता है। ये मैं बहुत हम्बल्ड, आपकी तौसीफ का शुक्रिया। लेकिन ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, इसमें एक ये कंपाउंड हो के आप तक पहुंची है। इसमें बहुत से सफर ऐसे हैं जो मेरे मतलब बड़ों ने किए थे, जो मेरे हमकारों ने किए थे, जो मुझ तक पहुंचे हैं। मेरे कान में पड़ी आवाज, कहीं पे कोई किसी शहर के बारे में किसी ने किसी से कोई बात कही, मुझे पता चली। कोई किसी जगह का अखान जो था वो कहीं पे लिखा हुआ पढ़ने को मिल गया। तो और ये बुनियादी तौर पे इट्स अ कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो मैंने कोशिश की है कि मैंने सिर्फ इसको एक सम अप करके सीनियर अफसरों के पास जिस तरह समरी भेजते हैं, मैंने आई जस्ट पुट इट अप टू यू। आप इसको देख लें, आप इसको पढ़ लें कि ये आपकी तारीफ है। तो बाकी मतलब हर आदमी की कोशिश होती है कि जो काम वो कर रहा है उसको अच्छे से करे। तो ये जैसे अभी मतलब आज हम जो आपको मैं सुनाने वाला हूँ वो कोरी वाला ढार में एक मेरी डायरी का पेज है। सर सर। ये मैंने लिखा था जब 2002 में एस्केलेशन हो गई थी। मैं जिस ठीक है। यूनिट में पास आउट होके गया था वो काफी हिस्टोरिकल यूनिट है। कोई 160 साल पुरानी उसकी तारीख है। तो अच्छा। वो अब ऐसी जो यूनिट में जो आप चले जाते हैं 170 अब तो होगी। तो वो आपको पहले वो आपको यूनिट हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो वो जिस तरह जिस रस्मुल खत में दास्तान अमीर हमजा लिखी है, उस रस्मुल खत में मतलब अंग्रेज अफसरों ने हिंदुस्तानी जुबान में कलम से लिखी हुई है उसकी तारीख। वो चमड़े के बड़े बड़े अच्छा। फोल्डर्स में पड़ी हुई है, और वो उसको हाथ लगाते हैं आपको एहसास होता है कोई 2.25 साल की तारीख का कर्ज आप पे वो हो गया है।
तो मैं मतलब एक तो फिर मेरे लिए ये सब बहुत नया था। मतलब अपनी विल लिख देना कि अगर मैं वापस नहीं आया तो ये कर दिया जाएगा। फिर एक और बड़े सोल सर्चिंग मोमेंट्स है। मतलब एक, जहां तक आप देखते हैं रेत है, एक आपका टेंट लगा हुआ है, और उस एक आपके साथ आदमी है और आप दोनों ही हैं, और जो तीसरा आदमी होगा वो एक ऊंटों का काफला होगा जो चोलिस्तान में कोई शादी, दूसरी तरफ थर पार कर, वो चोलिस्तान कह रहा हूँ, उधर राजस्थान में कोई शादी अटेंड करके आ रहे हैं। ठीक है। और वो आपको मतलब ये चीजें हैं, घोपा है एक, आप उसके अंदर जाते हैं, सुनसान सी जगह है। और आप अंदर जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई वहां नहीं रह रहा। फिर जब आप थोड़ा सा मतलब चलने लगते हैं तो आपको कोई जमीन से उभरी हुई कोने में चीज नजर आती है। आप उसको खोलते हो, आपको पता लगता है कि ये पानी के मटके हैं जो उन्होंने मतलब वो एयर टाइट करके दबाए हुए हैं, कि जब हम अगले साल यहाँ आएंगे तो फिर किस तरह वो जानवरों को हका देते हैं, जानवर आते हैं, मतलब वो खुद ही ये जो चोलिस्तान का पूरा इलाका है, इसमें आपको कोई हांका लगाने वाला मतलब वो कोई आपको चरवाहा नहीं नजर आता, आपको जानवर नजर आते हैं, और वो उनके ऊपर मुख्तलिफ मखसूस निशान लगे होते हैं। तो ये मतलब बड़ी अच्छी मेरी याददाश्त है उस वक्त की। और मुझे बहुत सी इंसानी नफ्सियात को समझने का, आप पूरे चांद की रात हुआ करती थी, उसमें जो वो हवलदार अख्तर होते थे हमारे साथ, उनका नेशनल का रेडियो तो चमड़े वाला। अब वो नेशनल का रेडियो चमड़े वाला इतनी दास्तानों का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल वो मैंने देखा बाकायदा ही, was committed to it। वो बहुत ध्यान से दिन का ज्यादातर हिस्सा वो उसको साफ करने में गुजारते थे। ठीक है। और फिर रात को उसको वो ट्यून किया करते थे। सो और ये जब आप यहाँ जाते हैं तो जो इंसानी फिनोमेना है ना, जैसे लालच, खुदगर्जी, हिफाजत, फिर ये नजरिया, अकीदा, ये चीजें अपने बहुत डिन्यूटेड से आपको बिल्कुल अपने असल में नजर आती हैं आपको। खुदगर्जी क्या है? क्या एक बोतल पानी में दो आदमी एक दूसरे के लिए छोड़ सकते हैं? ठीक है। क्या एक आदमी सिर्फ इसलिए कि मैं उसका अफसर हूँ, वो मेरे लिए ये कुर्बानी देने को तैयार है, या क्या वो ये कुर्बानी खुद देना चाह रहा है, या वो कोई मजबूरी है या कोई खौफ है? तो मैं इन तमाम चीजों को मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत क्रिटिकली देखा करता था, लेकिन ये चीजें अपना नक्श मुझ पे छोड़ती थी। और वो एक अच्छा खूबसूरत वक्त था, जब मुझे नजर आ रहा था कि भाई अब ये जंग होने वाली है, लेकिन अच्छा वक्त था, गुजर गया। तो मैं आपको इजाजत चाहूंगा आपसे, बस ये मैं आपको पढ़ के सुना दूं, फिर मैं सर आप पढ़ चलता हूँ। के हमें सुनाइए, और कोई पढ़ने से पहले कोई आखिरी पैगाम है तो लोगों के लिए दे दीजिए, ताकि मेरे पास हम कोई पैगाम चले फिर हम दे देंगे। आप सर पढ़िए सर, नहीं। मैं। कोरीवाला ढार, 12 अप्रैल 2002। फरीद के रोही में जीप उतरी तो आसमान की रोशनी भी जमीन के अंधेरों में ढल गई। 16 खुई से सूरज के साथ साथ शुरू होने वाला सफर गगला वाला टोबा से होता हुआ कोरी वाली ढार पे खत्म हुआ। ढार के अकलौते दरख्त पे दो चिड़ियों ने भी रैन बसेरा कर रखा था। आज रात हम तीनों यहीं रुकेंगे। सहरा की जिंदगी एक अपनी शरीयत है जो मुज़ाकरात के बगैर ही नाफिज हो जाती है। कुशादा दिल और सादा तबीयत के हामिल इन लोगों के लहजे में वो खुलापन सुनाई देता है कि आंखें तकल्लुफ देखने को तरसती हैं। ऊंट के नमकीन गोश्त और खारे पानी पे परवान चढ़े एक गहरे बदन वाले सारबान हो, या शोख रंग पहनने वाली आबनूसी औरतें, हवा में हलकोरे लेने वाली गुफ्तगू में कोई लोच है जो सहरा में ही समझ आता है। सुना है जब इंसान की ख्वाहिश रेत बिछाने और आसमान ओढ़ने से आगे बढ़ी तो इन परिंदों को भी घर बसाने का ख्याल आया। सवाल रिहाइश का नहीं बल्कि सरिश्त का था। ये आदमजादे इस मिट्टी की मोहब्बत में गिरफ्तार तो थे, मगर इससे बंधना नहीं चाहते थे। जमीन उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी, और घर का आजार ये पालना नहीं चाहते थे। सो ऐसे में एक दरमियान का रास्ता निकाला गया। दायरे की सूरत सरकंडों की दीवार उठाई गई और अंदर एक बांस पे मनछटियों की छत डालकर उसे घर कहा जाने लगा। मकामी जुबान में घोपा कहलाने वाली इस एक कमरे की झोपड़ी की भी अपनी ही एक दुनिया है। खूंटी से लटके पुराने कपड़ों, जमीन में दबाए गए पानी से भरे मटकों, ताकचों में रखे खुश्क राशन और ढेर सारी यादों से तो अंदाजा होता है कि मकीनों को गए ज्यादा देर नहीं हुई, मगर अंदर बसी उदासी की खुशबू बताती है कि इन रेगजारों से इंसानों का गुजर हुए एक जुग बीत चला है।
बस्तियों की तर्ज पे आबाद लकड़ी और पराली के इन घोंसलों में शायद ये बारिश सिर्फ सैलानी ही रह सकते हैं। चोलिस्तान में पहली बारिश के बरसते ही सब छोटे बड़े ताल पानी से भर जाते हैं। सावन की इक्का दुक्का बरसातें हफ्तों मखलूक की प्यास बुझाती हैं और यहाँ जिंदगी का सिलसिला चलता है। पानी खुश्क होते ही हिजर से सशार ये खाना बदोश सहरा को खैराबाद कहकर नई मंजिलों का रुख करते हैं। रह घोपे तो वो एक बार फिर इंतजार के हवाले हो जाते हैं। जब शुत्रबान चलते चलते थक जाएं और निस्फ नहार सूरज उनके माथे पे प्यास टाँक दे, तो सामने किसी टोबे के दामन में चंद घोपों का नजर आना मौज से कम नहीं। अजीब बात यह है कि पपड़ी जमे होंठों से ये लोग इन झोपड़ियों के अंदर तो जाते हैं, मगर पानी पिए बगैर ही वापस आ जाते हैं। भरे हुए मटके खुद से ज्यादा प्यासों के लिए संभाल रखने का ईसार इन घोपों को खाली नहीं होने देता। रेत के इन्हीं नशेबो फराज में एक निशान नवाकोट का भी है, जहां से चार रास्ते चहार से जाते हैं। एक पगडंडी बजनौट को निकलती है, एक राहगुजर शहर की खबर लाती है और बाकी रास्ते दाएं बाएं कायम छोटी बड़ी ढारों की तलाश में निकल जाते हैं। नौकोट की एक तरफ सदियों पुराना किला है जो किसी जमाने में दरिया के किनारे बने खानगढ़, इस्लामगढ़ और खैरगढ़ के किलों की सिलसिले की एक कड़ी था। मुगलों की तामीर करदा इस किले की अब सिर्फ फसीलें बाकी रह गई हैं। मेहराब, हाथी गेट और सुरंगें तो शायद बहादुर शाह जफर के साथ ही खत्म हो गए थे। दूसरी तरफ एक मस्जिद है जो हुबारा का शिकार खेलने वालों के पैसों से बनी है। किले और मस्जिद के दरमियान सांस लेता यह नखलिस्तान वक्त और मकाम की कैद से जैसे बिछड़ सा गया है। रेत की इन राहदारियों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब है, जहां से रूही के बासी, रेंजर के सिपाही, चोलिस्तान के मवेशी और रेत के पौधे अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी की मुस्तकिल मौजूदगी से यहाँ सब्जा भी है और जिंदगी भी, मगर इस जगह की असल खूबसूरती कुछ और है। नवाकोट के सब दरख्तों के पत्ते इस सफाई से कटे हैं, गोया किसी ने एक पैमाने से काटे हों। पहले पहल तो इस राज की वजह समझ नहीं आती, फिर मकामी लोग बताते हैं कि इन दरख्तों के पत्ते जानवरों की चारागरी के सबब कटे हैं। नवाकोट के इस शहर में जैसे नवाकोट के इस शहर जैसे चौक में रेंजर के सिपाही भी आते जाते हैं और घोपों के पविंदे भी, मगर इस नगर का मुस्तकिल बासी हक नवाज खतीब है। हर रोज सुबह सवेरे अबू जहबी पैलेस ऑफिस से एक गाड़ी इस इबादत केश को नवाकोट ले आती है। पहाड़ जैसे दिन को 5 इल्हामी हिस्सों में बांटकर गुजारने वाला ये इमाम खुदा के बंदों को उसका पैगाम पहुंचाकर शाम होते ही शहर को लौट जाता है। पैलेस ऑफिस से मिलने वाले 8160 रुपए के इवज नमाज पढ़ाने के साथ साथ हक नवाज यहाँ का इकलौता किराना स्टोर भी चलाता है। हलवे और शीन खाफ से बहुत दूर इस मर्द हक का मसा तो रासिखुल अकीदा मुसलमानों की मानिंद है, मगर गुफ्तगू में कहीं भी ये जोम नहीं है कि उसने इस सहरा को अपनी ईमान याफ्ता जिंदगी के 20 साल दिए हैं। गांधी चश्मों के पीछे छुपी गहरी आंखें एक ऐसे अकीदे की दास्तान सुनाती हैं जो किसी तौबा के वजूद से पैदा हुआ है। वाह। आज ना तो किसी ने मस्जिद की दूसरी सफ भरी है और ना दुकान का गल्ला भरा है, मगर जिस तरह हुजरे के बाहर डाची का बच्चा एक ना नजर आने वाली आनोल के जरिए उसके पहलू से बंधा है, वैसे ही इस खतीब दुकानदार का तवक्कल अपने रब से पैवस्ता है। नमाजी और ग्राहक आए या ना आए, हक नवाज मस्जिद और दुकान खोलने जरूर आता है। नोट, रोही की ये दूसरी कहानी बरसों पहले लिखी गई डायरी का ये एक सफ़े है। वक्त गुजरने के साथ साथ स्याही तो फीकी पड़ गई है, मगर याद के रोजनामचे में वो खुनक और खामोश रात अब भी वैसी ही मौजूद। सर मैं क्या कहूँ, कमाल। मतलब मैं कहता हूँ इसे आप क्या पढ़त है, क्या लिखत है, और क्या मतलब छोटे छोटे फिक्रे, वो गांधी के चश्मे हो, वो तौबा के पैदावार हो, कुछ भी मतलब। मैं सर मैं जी ममनून हूँ सिर्फ आपके वक्त का, वो आपके अल्फाज का, आपके टाइम का, आपके समझाने का। मैं हमेशा आपकी अदम मौजूदगी में भी कभी भी कहीं कोई बात हो, मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि हसन जो है ना वो दोस्त तो अलग है लेकिन उस्ताद मेरे हैं। चाहे उम्र का जो भी डिफरेंस है, चाहे जो भी मामलात हैं, मैं शायद आपसे बड़ा ही हूँगा। लेकिन मैं दम गनीमत है कि जो आपके साथ गुजरे। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कतन महसूस नहीं है कि ऑनलाइन है। मुझे लग रहा है आप यहीं मेरे सामने उसी तरह जैसे हम मिलते हैं, जैसे बात हमारे मौका मिलता है। तो जरूर सर, दो लोगों को अभी सादिया भी कह रही थी कि आप वीलॉग बनाने शुरू करते हैं और अपने आप को आइसोलेशन में छुपा के रखा है।
ये इनकी सेफ्टी और इनके जो बाकी मामला के लिए बड़ा जरूरी है इनका आइसोलेशन में रहना। तो आप इन्हें ऐसे ही रहने दें, कुछ जो जेम्स होते हैं वो छुपे ही अच्छे लगते हैं और वक्त आने पे नहीं अपनी नहीं, वजह नुमाइश करते हैं। खातून ने खाना नौशाद अरशद का मैसेज आया, वो कह रही है कि चोलिस्तान याद आ गया। तो बेगम मैं आपकी जी बहुत बहुत फैन है आपकी, और मैं उनकी तरफ से आपको सलाम देता हूँ। और जो है ना बहुत वो कतरा कतरा करके आपकी किताब को पढ़ रही हैं, अगर वो इस वक्त सुन रही हैं हमें तो बहुत नवाज़। अ, मैं उनकी तरफ से तमाम पैगाम, उनका आपका सवाल मैंने ले लिया था इनसे जो ना। हमारी दोस्त है ये ज़हरा नुमान, वो कह रही है सादिफ की तरफ से प्यार हसन को, सादिफ इनके हस्बैंड का नाम है, तो वो जी जी उनके। जी जी जी। और आयशा मैं सादिया ये भी खुद हमारी बहुत दोस्त है। फैन हूँ, और मैं ज़हरा नौहान की जो करम फरमाई है उसका तकरीबन 6 माह तक असीर रहा हूँ, क्योंकि वो साग इससे ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। तो सर साहब का बहुत शुक्रिया। सर नो कमेंट्स, आगे चलते हैं। वो आयशा सादिया कह रही हैं मलेशिया से, वो कह रही हैं कि आई एम रेगुलर रीडर ऑफ योर राइटिंग, आई मस्ट से यू आर एन आर्किटेक्चर ऑफ वर्ड्स। बहुत शुक्रिया। तो सर मास्टर क्राफ्ट है जनाब, सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है। तो अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपका आपको रोजा भी लग रहा होगा, क्योंकि वो अभी शायद रोजा खुलने वाला है, और शायद आपने कोई दो चार बर्तन भी धोने हो जो बाकी पड़े हुए। जी मैंने जी अ, जी जी, दो चार मैं बहुत नहीं अरसे से काफी। सवालात दबा के बैठा था, और इसलिए आज मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा हम इंटेंस थे, मैं भी इंटेंस था, क्योंकि मैं अंदर से नर्वस था। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि किसी दोस्त से बात करते हुए कभी, और वैसे ही आ जाए तो मैं कतई नर्वस नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे ये था कि मैं मतलब सवालात करने का या डिस्कशन को कैरी करने का भी हक अदा कर सकता हूँ, नहीं मेरे पे थोड़ा सा ये प्रेशर था, और इस बात की जी बेगम भी गवाह है। तो खुशी तो अपनी जगह थी, एक्साइटमेंट कि हसन के साथ में, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आपके साथ इस तरह बात कर रहा हूँ। लेकिन बस मुझे ये था कि अपना ना कभी ये सवालात आपसे पूछने ही थे, तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि सबके सामने पूछे, और मैं आपको तो भी वक्त सलाम है। बनाता हूँ, आप मुझे खाने में इनवाइट कर सकते हैं। खैर, एक सेशन और करेंगे जिसमें आपसे हम जो कुकिंग की और चीजों की और घर की टिप्स लेंगे, जी और जी बिल्कुल बच्चे कैसे पालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मर्दों को बिल्कुल ये मैं बिल्कुल ये ऐसा भी करता सीखने हूँ कि को। मेरा ज्यादातर वक्त जो है वो किचन में गुजरता है। तो अब मैं ये भी देखता हूँ कि मतलब एक वो अजीब तरह का सुगड़ापा है जो लौट आया है। ठीक है, अब मतलब मुझे ये होता है कि मैं ये जो पड़ा हुआ है बीफ, इसके शामी कबाब भी बना के रख लूं, काम आ जाते हैं। तो ये भी एक मैं देख रहा हूँ रिकरेंस हो रही है। बहरहाल बिल्कुल। सर मजा आया, ते बहुत शुक्रिया। हंसते रहो, खेड़ते रहो, खुश रहो, जुगता शुगता लाते रहो, और अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, बच्चों को, सबको जो है ना वो बहुत हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी तरफ से बहुत सलाम, बहुत शुभकामनाएं हैं, शुक्रिया। प्यार है, और अल्लाह ताला आपको भी आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अगरचे जी आपको शौक साहब के साथ जितना मर्जी इल्मी इख्तलाफ हो, लेकिन दुआ हमने नहीं, उनसे बहुत मुझे सीखी है। मैं उनके क्राफ्ट के ऊपर तो हैंड्स डाउन क्राफ्ट उनसे क्राफ्ट में कोई बात कोई कोई दूसरी मतलब राय ही नहीं है। तो बहरहाल, मैं बहुत बहुत हैवी हार्ट के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत तो शुक्रिया। इससे पहले कि आप तंग आ जाए और इंटरनेट की डिस्कनेक्ट होने का बहाना करके निकल जाए, आखिर में मैं नहीं एक थोड़ा सा पैगाम लोगों को देता होता हूँ। तो आज पैगाम मैं चाह रहा था कि हसन दे दे, लेकिन चले, बस यही है आज की बात। ये है मेरी तरफ से कि किताब से अपना रिश्ता जरूर जोड़िए। हसन जैसे 12,000 किताबें पढ़ने वाले ना भी आप बने, और 12 किताबें भी आप पढ़ेंगे, तो मुझे यकीन है कि सोच के दरीचे ना कुछ हुआ होंगे, कोई ना कोई रोजन, कोई ना कोई उसमें जो है ताकचा वो जरूर बनेगा, कोई ना कोई उसमें ठंडी हवा का झोंका जरूर आएगा। कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, ये आप डाइजेस्ट से शुरू कर लें, आप किसी वो जो रोटियां लेके आते हैं उसमें अखबार आता है वहां से शुरू कर लें, लेकिन मुताले की आदत जरूर डालें। आप आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। फिर अहले इल्म से मिलते रहें, अहले इल्म की गुफ्तगू सुनते रहें। हसन को फॉलो करें, हसन मोहम्मद हसन मिराज के नाम से फेसबुक पे हैं, और उनका जो पेज है वो मोहम्मद हसन मिराज ऑफिशियल के नाम से है। इंस्टाग्राम पे मुझे पता नहीं, ट्विटर मैंने इनकी कभी देखी नहीं क्योंकि मैं खुद नहीं खोलता। तो ट्वीट्स, जो बड़े लोग ट्वीट करते हैं वो पहले ट्वीट करते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। इन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, इसलिए इतने बड़े आदमी नहीं है अभी तक। तो ये हम इन्हें स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि ट्विटर पे अपना वक्त जाया करें वहां पर। तो उस वक्त तक
जब तक ये ट्विटर पे नहीं आते, जब तक इंस्टाग्राम पे अपनी कूल तस्वीरें नहीं लगाते, तब तक हम इनसे जी इजाजत जी चाहते हैं। लॉकडाउन लाइव के साथ नवीद ताजगौरी, हसन मिराज, टेक केयर, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।